Festival page and we are live as well. अच्छा जी, जैसे कि आप सब जानते हैं और वक्तन फ़वक्तन मैं आप सब लोगों को तंग करता रहता हूँ, अपने प्रोग्राम के साथ हाजिर होता हूँ और हम इंटरव्यू करते हैं, कोशिश करते हैं, ढूंढ निकालते हैं कुछ ऐसे लोगों को जिनकी कुछ लाइफ में फेलियर्स हैं, जो उन फेलियर्स से बढ़ के आगे लाइफ में कोई मुकाम पैदा किया है उन्होंने और उसको किस तरह सक्सेस में चेंज किया. तो दैट इज़ व्हाट दिस फेलियर फेस्टिवल इज़ ऑल अबाउट. पीपल एट टाइम्स आस्क मी कि शेख साहब, स्पेशली द वंस हू डोंट नो अबाउट दिस, कि जी हाउ कैन यू सेलिब्रेट फेलियर और हाउ कैन यू टॉक about failure being a taboo in this country usually. तो आई थिंक ये वो चीज़ें पुरानी जो बातें हैं, फरसुदा रस्में फ़हमें कि क्यों ना बात करें हम अपने फेलियर्स के बारे में. क्या हम अपने बच्चों को प्रिपेयर करते हैं इस हवाले से कि बच्चे ने इंजीनियरिंग में जाना है, लेट्स से वो नहीं जा सका, तो इज़ दैट द एंड ऑफ द वर्ल्ड? या आगे वो पढ़ेगा, फौज के लिए ट्राई कर लेगा, मेडिसिन में ट्राई कर लेगा, ACCA कर लेगा. तो ये वो चीज़ें हैं जो सॉर्ट ऑफ हम अपनी ख्वाहिशात एट टाइम्स, जो मैं अगर लेट्स से फ़ौजी नहीं बन सका और ISSB में पास नहीं हो सका, तो मेरी ख्वाहिश होती है कि मेरा एक बेटा जो है फ़ौज में चला जाए. या इस एज में आके लेट्स से मुझे शौक़ होता है दीन का और मैं थोड़ा बहुत कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर देता हूँ, तो मैं सोचता हूँ काश मैं हाफिज़ कुरान होता. तो अब मेरा तो वक्त शायद गुजर गया है, तो आई वुड काइंड ऑफ ट्राई एंड पुश दैट टुवर्ड्स माई चाइल्ड कि जी एक तो बेटा या बेटी हाफिज़ कुरान बन जाए. There's nothing wrong with that, but कहने का मकसद ये है कि क्या उस बच्चे से भी हम पूछ लें कि वाकई वो फ़ौज में जाना चाहता है, या अब्बा जान जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करना चाहते थे वो नहीं कर पाए. तो हम एट टाइम्स ठूस रहे होते हैं अपनी विशेस को अपने बच्चों पे. And that is where the question lies कि is it justified? और इस तरह के हम सवालात जो हैं आबिद बेली साहब जिनका हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं उनसे करेंगे. तो let me just go through his sort of short profile जो मुझे रिसीव हुआ. और साजिद हसन साहब जो कि बड़े भाई हैं, एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, फिल्मी दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, TV का एक बहुत बड़ा नाम है, तो उनकी तवस्सुत से सलाम दुआ हुई और आबिद साहब का जो प्रोफाइल था उसने मुझे अट्रैक्ट किया. सो आई थॉट कि आई शुड मेक एन एफर्ट एंड ट्राई एंड कैच हिम एंड स्टील हिज टाइम फ्रॉम हिम, ताकि हम उनसे इंटरव्यू कर सकें कि उनका ये सफ़र कैसा रहा. तो जितना मैं आबिद साहब को जानता हूँ या जान सका हूँ अब तक, तो उससे ये नज़र आया कि ये एक ऐसे पर्सन है, एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनकी जो ज़िंदगी है, he says he spent a roller coaster life for the last 26 years. He has introduced and initiated many new businesses or fields like internet cafe, like bill payment service in Pakistan, e-commerce, web TV, vlogging, ऑनलाइन लंच सर्विस जो लेटली अब काफ़ी पॉपुलर हो गई है, स्पेशली कोरोना के दिनों में हर बड़े शहर में ये फैसिलिटी अवेलेबल है थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, फूड पांडा बीइंग वन ऑफ देम, इंस्टेंट डिलीवरी सर्विस, मोटर बाइक टैक्सी, ऊबर करीम हम सब जानते हैं, स्मार्टफोन, फिल्म मेकिंग. अच्छा, दिस इज समथिंग वेरी न्यू फॉर मी एंड आई थिंक ये वो सब्जेक्ट जिसमें शायद मैं आबिद साहब को कुरे दूंगा. And mobile journalism in Pakistan. So in other words, a truly multi-talented, multifaceted individual who can be defined as a risk taker, initiator and an entrepreneur. तो मज़ीद इस पे और गुफ्तगू किए बगैर मेरे ख्याल से हम आबिद साहब को इनवाइट करते हैं और उनको वेलकम करते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि उनकी जो जर्नी है, चाहे वो फेलियर की हो, चाहे सक्सेसेस की हो, और ये जो रिस्क टेकिंग है वो क्या है वो जर्नी. तो अ वेरी वार्म वेलकम टू यू आबिद साहब. स्टेज इज ऑल योर्स. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सो मच. व रहमतुल्लाह. इट्स प्लेजर. जज़ाकल्लाह. बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने मेरा. और पाकिस्तान में जो है वो फेलियर पे बात करना तो दूर, फेलियर इवन कहीं कोई बात भी छेड़ देना तो वो लोग अवॉइड करते हैं उस बैठक में बैठने से कि कहीं मेरे फेलियर लोगों को पता ना चल जाए. जबकि मैं जो है वो बड़ा प्राउडली बताता हूँ क्योंकि उन फेलियर्स से मैंने सीखा बहुत कुछ, और शायद इन फेलियर्स की वजह से मैं अल्लाह के भी बहुत करीब हुआ. ऑल्दो के बचपन से शौक़ तो बहुत था और काफ़ी मैंने चीज़ें की थी, तो मैं शुरुआत करता हूँ अपने बचपन से ही.
मेमन कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक़ है और खारादर के एरिया में मैं पैदा हुआ। तो मैं अक्सर मज़ाक में कहता हूँ कि मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ खारादर में, तो वो राइट साइड पे मोहम्मद अली जिन्ना का जाए पैदाइश और लेफ़्ट साइड पे अब्दुल सत्तार एदी का जाए पैदाइश। तो इन दोनों की जो है ना थोड़ी बहुत मुझ में क्वालिटीज़ शायद आ गई। क्यूट। तो मैं खारादर में जो है वो पढ़ाई भी मेरी वहीं से हुई। ख़ानदान जो मेरा था, जिस ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वेल सेटल्ड फैमिली। मेरे वालिद का जो है वो डेकोरेशन का काम था, उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन के काम में आए। लेकिन मेरी पढ़ाई जो थी वो खारादर के ही स्कूल से हुई। इंटर किया मैंने फिर एसएम कॉमर्स कॉलेज से, और उसके बाद खैर पढ़ाई का मुझे इतना कुछ शौक़ नहीं था, तो मेरे वालिद ने मुझे अपने साथ कंस्ट्रक्शन के काम में लगाया। वहाँ मुझे बोरियत सी होने लगी, तो फिर मैं अपने फैमिली बिजनेस जो हमारा प्लास्टिक का है, मेरे चचा और मेरे बड़े भाई उनके साथ जुड़ा। तो वहाँ भी 4-5 महीने के बाद मुझे अगेन बोरियत होने लगी। तो मेरे एक और चचा हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाते थे, मोल्डिंग आइटम्स, जिसमें कूलर और थर्मस और बाल्टियाँ और बहुत सारी डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स। तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग काम लगा और मैंने उनको ज्वाइन किया, और वहाँ से मेरी एक कह सकते हो कि शौक़ जिस चीज़ का था, नई नई चीज़ों का, नए नए काम करने का, तो वहाँ से शुरुआत हुई। लेकिन फिर 8 महीने के बाद मेरे वालिद जो थे कंस्ट्रक्शन के काम में, वो कुछ अकेले से महसूस होने लगे मुझे, तो मैंने दोबारा उनको ज्वाइन किया और उनके साथ कंस्ट्रक्शन के काम करते हुए मैंने रियल एस्टेट एजेंसी खोली डिफेंस फेज़ 2 में, और ये मैं बात कर रहा हूँ 93 की। तो 93 में जब मैंने रियल एस्टेट का काम शुरू किया, तो उसी ज़माने में मुझे बहुत शौक़ तो बहुत था, शुरू से ही था। तो मैं रोज़ाना मगरिब की नमाज से पहले सी व्यू चला जाता था समंदर के किनारे, और सूरज गुरूब होते हुए देखता था। तो वहाँ से जो मेरी एंटरप्रेन्योर जो लाइफ है, उसमें उसका स्टार्ट हुआ। वो कुछ इस तरह से हुआ कि मैं सी व्यू जब जाता था, तो वहाँ एक खातून अपने वालिद के साथ वॉक करने आती थी, तो वो मुझे पसंद आ गई, और हमारा जो है वो 3 साल का एक अफेयर था, और वो बड़ा साफ सुथरा सा अफेयर था। आजकल के दौर में उसको अफेयर कहते हैं, उस ज़माने में दोस्ती थी। तो हमने उन 3 सालों में बड़ी कोशिश की कि हमारे फैमिली जो है दोनों तैयार हों और हमारी शादी हो जाए, लेकिन दोनों तरफ से बहुत ही सख्त एक्शन और सख्त रवैया था। वो लोग राजपूत कश्मीरी थे और हम जो है वो मेमन, तो दोनों जो है वो बाहर नहीं करते शादियाँ अपनी कम्युनिटी से। मगर चूँकि वो लाडली थी, इकलौती थी, तो उन्होंने किसी तौर से मना लिया, मैं ना मना सका। और जब सुसर साहब से पहली दफ़ा मीटिंग हुई, मुझे उन्होंने कॉल किया और बुलाया अपने पास। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई 6 महीने हैं तुम्हारे पास, या तो अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर लो और कोई अच्छी सी जॉब कर लो, या फिर अपने घर वालों को ले आओ। तो मैंने कहा जी ये तो दोनों बहुत मुश्किल काम है। मैं एक काम करता हूँ कि मैं 6 महीने में कारोबार शुरू करके और इतने पैसे बना सकता हूँ कि फिर मैं आपके पास आ जाऊँगा और शादी के लिए दोबारा प्रपोजल दे दूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, करके देखो। वेरी प्रैक्टिकल। तो खैर उस वक्त फिर मेरी जो रियल एस्टेट ऑफिस थी और मेरा जो रहन सहन था, मैं वो ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेरे कपड़ों पे जो है वो मुझे क्रीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी, और मेरे गाड़ी, घर और ऑफिस में विदाउट एसी में बैठता ही नहीं था। तो मैंने उस पे उसकी कुर्बानी दी और अपने वालिद को जो है वो ऑफिस और गाड़ी की चाबी दी। मैंने कहा जी मैं अब अपना काम खुद करूँगा, और मैं निकल पड़ा नए रास्ते की तरफ। तो मेरी जो स्कूलिंग मैंने जो बताया था कि खारादर से हुई थी, तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हैं। तो उन दोस्तों में से कुछ दोस्त ऐसे थे जो मुझे बहुत काम आए। तो एक दोस्त थे, उनका इंतकाल हो गया है, वसीम इमेज ग्राफिक्स के नाम से उनका पाकिस्तान चौक पे काम था प्रिंटिंग का। तो मैंने उनको जब फ़ोन किया कि मुझे कोई काम ऐसा करना है जिसमें पैसे ना लगें, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो उसको शौक भी लगा और वो समझा मैं मजाक कर रहा हूँ। उसने मुझे कहा कि तू मेरे पास आ जा, बैठ के बात करते हैं। मैं जब उनके पास गया और उनको सारा मामला समझाया कि भाई मैंने अपनी फैमिली की तमाम चीज़ों को साइड कर दिया है और अब मैंने अपने बलबूते पे पैसे बनाने हैं और शादी करनी है।
उसका रीज़न ये था कि मेरे जो चचा थे, उन्होंने मेरे वालिद को कहा था कि इसको जो सोने का चमचा दिया हुआ है, वो इससे वापस ले लो, तो इसको आटे दाल का भाव पता चल जाएगा, जैसे कि फ़िल्मों और ड्रामों में होता है। तो वो चीज़ मैंने सुन ली थी बेसिकली, जिसकी वजह से मैंने ये एक्शन लिया था। फिर उसके साथ मिलके मैंने प्रिंटिंग का काम शुरू किया, ग्राफ़िक्स का और प्रिंटिंग का सेटअप उसका था। मैंने उसके सैंपल्स की बेस पे जो है वो मार्केट्स घूमना शुरू की, कराची का एक मैप बना लिया था मैंने, और उस डेली बेसिस पे मैं उस मैप से डिफरेंट एरियाज़ का विज़िट करता था और तमाम लोगों को वो सैंपल्स दिखाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला ऑर्डर मुझे तारिक रोड से मिला था, एक शॉप थी यस अपैरल, और उन्होंने मुझे बिल बुक्स, लेटरहेड और विजिटिंग कार्ड्स का ऑर्डर प्लेस किया। पहला ऑर्डर बड़ी खुशी-खुशी उसको मैंने करवाया काम और डिलीवर किया, उनके फिर रेफरेंस से और ऑर्डर्स आने लगे। मैं चूँकि पहले कभी बसों में सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद ने कभी भी नहीं मुझे करवाया, मैंने बसों और रिक्शों में कभी सफ़र किया भी नहीं था, लेकिन इस काम में मैंने जो शुरुआत अपनी की थी वो बस के सफ़र से की थी, और सारी चीज़ें जो हैं वो मैं मैनेज उसी तरह कर रहा था, क्योंकि गाड़ी और चीज़ें मैं दे चुका था। क्या मैं पूछ सकता हूँ आपकी उम्र क्या थी इस वक्त? मैं जी 76 की पैदाइश है और मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त 96 की, तो अप्रॉक्सीमेटली 20 इयर्स। कारोबार की दुनिया में तो मैं 17 इयर्स में आ गया था, लेकिन ये जो अपना काम मैंने शुरू किया ये 20 इयर्स में किया। तो मैं जो है वो घूमते घूमते PCHS के इलाके में एक बेंगलोर के पास से गुजर रहा था, तो वहाँ कोनिका कंपनी का बोर्ड लगा हुआ था। तो मैं हर जगह पे अपने वो सैंपल्स लेके पहुँच जाता था कि जी मैं ये काम करता हूँ और मुझे ऑर्डर प्लेस आप लोग अगर करना चाहें तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस कोनिका कंपनी में मैं जब गया और गार्ड जिस शख्स को लेके आया बाहर मुझसे मिलवाने के लिए, तो वो मेरे क्लास फेलो निकले, रिजवान। तो उन्होंने भी मुझसे पूछा कि भाई क्या, मैंने कहा यार ये काम मैं कर रहा हूँ। तो वो भी शॉक्ड, क्योंकि मेरी स्कूल लाइफ बहुत लग्जरी लाइफ थी, स्कूल और कॉलेज दोनों। तो मैंने उनको भी बताया ये मामला, तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो कि ये जो तुम्हारा ऑफसेट प्रिंटिंग का काम है, इसमें तो हम तुम्हारी शायद मदद ना कर सकें, लेकिन फ्लेक्सो प्रिंटिंग जो कि शॉपिंग बैग की प्रिंटिंग होती है, वो अगर तुम कर सकते हो ये जॉब, तो इसमें बहुत ऑर्डर्स मिल सकते हैं और बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो मैंने उससे सैंपल लिया और मैं वसीम के पास दोबारा आया। तो वसीम ने कहा कि यार ये काम मैं तो नहीं करता, लेकिन मैं साइट एरिया में एक फैक्ट्री है उसको जानता हूँ, वहाँ चले जाओ आप। यूनाइटेड के नाम से वो कंपनी थी। उन्होंने जब मुझे रेट्स दिए तो वो रिजवान को मैंने फॉरवर्ड किया, उसने कहा भाई ये रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने फिर ढूंढना शुरू किया मज़ीद फैक्ट्रीज़ को, और घूमते घूमते मैं शेरशाह पहुंच गया। शेरशाह में एक कमाल प्रिंटर्स के नाम से नई फैक्ट्री, तीसरा दिन था उनका, वो शुरुआत हुई थी। तो मैंने सलाम दुआ करने के बाद जब उनको वो शॉपिंग बैग्स दिखाए, तो वो ऑब्वियसली कोनिका कंपनी की शॉपिंग बैग्स थी। उनको फैसिनेट किया, उन्होंने कहा ऑर्डर ले आएगा तो स्माइली थे, बड़े मज़ेदार उनका स्टाइल था बात करने का। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल ले आऊँगा, आप रेट्स मुझे अच्छे दो। तो खैर उन्होंने मुझे कैलकुलेशन करके रेट्स दिए, रिजवान को मैंने दोबारा फॉरवर्ड किए। उसने कहा क्वालिटी कैसी दोगे, मैंने कहा A1 क्वालिटी। पहला ऑर्डर जो मुझे मिला वो 50,000 शॉपिंग बैग्स का मिला, और वो ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर हुआ, और उसकी वजह से फिर मुझे बहुत ऑर्डर्स मिलने लगे, क्योंकि रीज़न ये था कोनिका कंपनी की पूरे पाकिस्तान में शॉप्स थी, और हर शॉप की शॉपिंग बैग्स उनके हेड ऑफिस के थ्रू ही बनती थी। तो यहाँ से मेरी कामयाबी का सफ़र शुरू हुआ, और 6 महीने में मेरे पास कोई 6-7 लाख रुपए जमा हो गए। हम सुसर साहब के पास पहुँच गए कि जी अब तो हो गए मेरे पास पैसे, तो अब शादी करवाएं हमारी। तो उन्होंने कहा कि जी मेरी जो पूरी फैमिली है कश्मीर से लेके कराची तक, उन तमाम फैमिली मेम्बर्स को जब मैं बुलाऊंगा और आप अकेले आओगे तो कैसे मैं उनको मैनेज करूंगा। तो मैंने कहा उसकी आप फिक्र ना करें। मैंने फिर अपने दोस्तों को और अपनी जो एक्स वाइफ हैं उनके दोस्तों को सबको जमा किया, और उनके वालिदैन से मैंने मिलके, और किसी को पुप्पो, किसी को मामा, किसी को चाचा, तो इस तरह से मैंने पूरी एक फैमिली बनाई 150 लोगों की, और हम बारात लेके पहुंचे। And your family did not approve of it? Like, मेरी फैमिली में से कोई भी नहीं आया, ऑल्दो कि उनको मैंने इनवाइट किया था कि इस दिन मेरी मेहंदी है, इस दिन शादी है, इस दिन वलीमा है, लेकिन उन्होंने शो नहीं किया अपना इंटरेस्ट। तो फ्लैट लिया बदर कमर्शियल में रेंट पे, और उसको जो है वो फर्नीचर जो भी चीज़ें वगैरह थी वो हमारे सुसर साहब ने अरेंज की।
और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह शादी भी हुई और वलीमा भी हुआ। वलीमे के 1 हफ्ते के बाद एक ड्रॉबैक हुआ, वो इस तरह का, या आप कह सकते हो कि एक बुराई सी आई कि कोनिका कंपनी का जो ऑर्डर था 3 लाख थे शॉपिंग बैग्स का, उसमें ग्रीन कलर चल गया येलो कलर की जगह, जो कि उनका लोगो था उसमें येलो कलर था। तो वो ग्रीन कलर प्रिंट होने की वजह से पूरी उसकी ब्रांडिंग जो है वो ख़राब हो गई। तो मुझे उन्होंने बताया नहीं, मैंने सुबह डिलीवरी पिक की, रिसीविंग पे साइन लिया और वहाँ कोनिका कंपनी में डिलीवर कर दिया। वहाँ से थोड़ी देर बाद कॉल आ गई कि जी आपने तो जो प्रिंट है ये मिस प्रिंट है, ये तो हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अब जब मैं उसको सारा दोबारा से पिकअप करके और कमाल प्रिंटर्स पे मैं गया, तो कमाल साहब जो है वो उन्होंने कहा भाई ये हमारी तो मिस्टेक है, लेकिन रिसीविंग आप कर चुके हो तो अब ये आपका है, हमारा तो इसमें कुछ नहीं। तो मैंने कहा जी मैं आपके साथ पिछले 3 महीने से काम कर रहा था, तो मैंने बगैर देखे ही मैं आपकी सारी चीज़ें लेके जाता था, तो ये भी मैं बगैर देखे रिसीविंग करके चला गया, डिलीवर कर दिया। तो खैर बड़ा काफ़ी अनबन हुई और मार्केट के भी कुछ लोग इन्वॉल्व हुए। तो मेरे फिर जो लॉसेस था वो 25% मेरे ज़िम्मे आया और बाकी जो है वो उनके ज़िम्मे आया। तो मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं जो काम मेरा दिल ख़राब हो जाए या जो काम मैं छोड़ दूँ तो फिर वो मुझसे दोबारा नहीं होता। तो मेरा ये इस काम से बहुत दिल ख़राब हुआ और मैंने कहा कि मैं ये काम अब नहीं करूँगा। घर आया, घर पे मेरे पास कंप्यूटर था, उस ज़माने में इंटरनेट आ चुका था, डिजीकॉम कंपनी एक आ चुकी थी कराची में, उसका इंटरनेट में यूज़ करता था। और सर्फिंग करते करते मुझे पता चला कि इंडिया में इंटरनेट कैफ़े जो है वो बनना शुरू हो गए हुए हैं और लोग उसको बड़े ज़बरदस्त पजीराई मिल रही है वहाँ पर। तो मुझे वो आइडिया बड़ा फैसिनेट किया, मैंने अपने दोस्तों से गपशप लगानी शुरू की। तो मेरे एक दोस्त थे जावेद बिलवानी, स्काईनेट कम्युनिकेशन के नाम से उनका क्लिफ्टन सेंटर में कंप्यूटर हार्डवेयर का सेटअप था। मैंने उनको ऑफ़र किया कि यार अगर आप अपनी इस प्रेमिसेस में एक छोटी सी जगह अरेंज कर लो तो वहाँ हम इंटरनेट कैफ़े शुरू करते हैं, इन्वेस्टमेंट आप करो, वर्किंग मैं करूँगा। तो उनको जब सारा आइडिया पिच किया तो उनको बड़ा समझ आया और हमने वहाँ से साइबर कैफ़े की स्टार्ट लिया। पाकिस्तान का पहला इंटरनेट कैफ़े था स्काईनेट कम्युनिकेशन के नाम से, और 5 कंप्यूटर्स के साथ और एक सर्वर के साथ हमने उसको शुरू किया, 100 रुपीज़ पर आवर। और ये डायल अप पे होता था? हाँ, ये डायल अप पे होता था, कॉन्ट्रैक्ट का मोडेम होता था 14.4 का। 14.4 का मोडेम आया था। I was a customer of Skynet, I remember, in Karachi way back. अच्छा, क्या बात है, मोटाज के बिल्कुल सामने। तो उस इलाके में चूंकि हम अकेले ही थे और कोई हमारा कॉम्पिटिटर था नहीं, तो बड़ा अच्छा सेलिंग पॉइंट बन गया था हमारा। फिर हम जब इंटरनेट कैफ़े चला रहे थे और डिजीकॉम कंपनी को यूज़ कर रहे थे, तो उसी ज़माने में फिर साइबर नेट और ग्लोबल नेट आया। तो मेरे जहन में एक आइडिया आया कि जब ट्रैवल एजेंसीज़ जो हैं वो एयरलाइन टिकट्स की, बहुत सारी एयरलाइंस की टिकट्स बेचते हैं, तो हम भी इंटरनेट आवर्स की कंपनीज को अप्रोच करके और उनके आवर्स सेल करते हैं अपने प्रेमिसेस से। तो मैं डिजीकॉम में गया, असलम मोतीवाला साहब थे ऑनर, उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार ये तो प्राइवेसी है क्लाइंट की, तो हम यूज़र आईडी पासवर्ड आपको तो नहीं दे सकते। तो मैं फिर वहाँ से ग्लोबल नेट गया, PCHS में उनका ऑफिस था, उनको अपील किया कि एक PCHS में हो जाएगा, एक क्लिफ्टन में उनका सेटअप हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप हमें एक फॉर्म फिल करके हमें फैक्स कर देंगे तो हम क्लाइंट को यूज़र आईडी पासवर्ड डायरेक्ट दे दिया करेंगे, पेमेंट आप ले लिया करिएगा। तो ये एक और हमारा जो है वो एडिशन हो गया उस कारोबार में। फिर ग्लोबल नेट के बाद पाईनेट और नेटलिंक, ज़ेबनेट, माशाल्लाह कंपनीज आती चली गई और हम उसके डीलर बनते चले गए। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कराची शहर में एक बहुत अच्छा नाम बन चुका था स्काईनेट कम्युनिकेशन का। फिर हमने खारादर में एक कैफ़े शुरू किया, तकरीबन 18 कंप्यूटर्स वहाँ लगाए और वहाँ पे भी ये तमाम चीज़ों के साथ काम शुरू किया। बहुत अच्छे 2 साल गुजरे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो सारी चीज़ें मैनेज होना शुरू हो गई। लेकिन अगेन मिसहैप हुआ और मेरा और मेरे पार्टनर का जो है वो थोड़ी सी बदमज़गी हो गई। तो उस बदमज़गी में फिर मैंने उनको ऑफ़र किया कि भाई 2 हमारी ऑफिसेज़ हैं, दोनों की सेल्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, दोनों का सेटअप भी सिमिलर है, तो एक आप रख लो, एक मैं रख लेता हूँ। लेकिन वो जो दोनों शॉप्स थी क्लिफ्टन और खारादर की, वो उनके बड़े भाई की थी। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई मैं तो नहीं दूंगा रेंट पे इसको।
तो उन्होंने फिर दोनों ऑफिसेज जो है वो अपने कब्जे में ले ली और मुझे सिर्फ एक 6.5 लाख रुपए का अमाउंट उन्होंने दे दिया कि आपका यही हिसाब निकलता है। तो मैंने वो 6.5 लाख रुपए लिए के और क्लिफ्टन में ही आगा खान हाउस जमात खाने के ऑपोजिट एक बहुत अच्छी एक एरिया है, फ्लेमिंगो चाट हाउस के नाम से वो बड़ा उधर मशहूर एक चाट वाला भी है। उस जगह पे मैंने एक शॉप ली और तमाम इंटरनेट कंपनीज जो थी उनके सारे लोग मेरे दोस्त थे। मैं दोस्त बहुत जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह बना लेता हूँ और बचपन से मेरी दोस्तियां आज तक कायम दायम है। तो दो चीज़ें मुझे फ़ायदा दे गई, एक तो ये कि उनके साथ अच्छी दोस्ती थी, तो उन सब लोगों ने मुझे डीलरशिप वेरी नेक्स्ट डे मुझे तमाम कंपनियों ने ऑफ़र कर दी। और दूसरा, स्काईनेट कम्युनिकेशन में 2 साल का जो अरसा था, तो मैं हर क्लाइंट का डेटाबेस ज़रूर अपने पास सेव करता था, उनका ईमेल एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर और नाम। तो उस बेस पे विद इन फ्यू मंथ्स वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी सेल्स हमने जनरेट कर ली। फिर मैंने एक और काम किया, वहाँ एक इंटरनेट लूट मेला के नाम से मैंने मेला लगवाया और पूरा वो जो क्लिफ्टन का जो एरिया जिसको मैं बता रहा हूँ, उस एरिया में मैंने तमाम इंटरनेट कंपनीज़ के स्टॉल्स लगाए। और उस वक्त एक बिग बलून का जो है कॉन्सेप्ट आया हुआ था, तो बड़ा सा एक बलून मैंने मेन रोड पे लगाया। FM रेडियो आ चुका था, FM 100, उसका मैंने रोड शो करवाया। तो इंटरनेट कंपनीज़ की बहुत अच्छी सेल हुई उस पूरे दिन में और उसका सारा कमीशन भी ऑब्वियसली मुझे मिला। लेकिन उसकी वजह से जितने भी ऑनर्स थे उन कंपनीज़ के, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और एक अच्छी जो है वो रिलेशनशिप बिल्ड हो गई उन लोगों के साथ। उसी ज़माने में मैंने फिर एक वेबसाइट लॉन्च की, bellycity.com, जो कि इंफॉर्मेटिव पोर्टल था और उसमें तमाम इंटरनेट कंपनीज़ के पैकेजेस और मोबाइल कंपनीज़ के पैकेजेस, उनके कार्ड्स की डिटेल्स और इंटरनेशनल कॉलिंग कार्ड्स की डिटेल्स और उनके सारे टैरिफ हमारी वेबसाइट पे होते थे। और हम इंटरनेट के साथ साथ मोबाइल शॉप, इंटरनेट कैफ़े, मोबाइल कार्ड्स और इंटरनेशनल कॉलिंग कार्ड्स भी बेचना शुरू हो गए थे। तो मेरी वेबसाइट पे अपडेट इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें होती थी कि जो इंटरनेट कंपनीज की हेल्पलाइन पे लोग कॉल करते थे, तो उनको भी लोग कहते थे, उनके लोग, कि जी आप बेली सिटी पे चले जाएं, वहाँ पे टैरिफ जो है वो अपडेटेड होगा। हमारी वेबसाइट पे अभी अपडेट नहीं हुआ, तो उसकी वजह से बेली सिटी पर ट्रैफिक बहुत अच्छा जनरेट होना शुरू हो गया। 2002 में मेरे एक दोस्त हैं मकार्ड्स इंटरनेशनल के नाम से, उनका खालादर में आई चुंदरी के रोड पे लैपटॉप्स का सेलिंग पॉइंट था। तो मैं उनसे मिलने एक दफ़ा गया हुआ था। मैंने कहा यार आपके पास लैपटॉप्स की कोई लिस्ट बनती है? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल बनती है। मैंने कहा मुझे वो लिस्ट आप ज़रा भेज दें। उन्होंने जब वो लिस्ट भेजी तो मैंने कामरान पराचा, जिन्होंने बेली सिटी बनाई थी, पैक्सॉल इंटरैक्टिव के नाम से उनकी कंपनी है, उनको मैंने कहा कि यार मुझे एक सेक्शन बना दो जहाँ पे मैं ये लैपटॉप्स की भी डिटेल्स जो है वो शेयर कर लूँ। तो उन्होंने लैपटॉप्स की डिटेल्स तो मुझे ऑप्शन तो दिया, लेकिन उसी के साथ शॉपिंग कार्ट का भी सेटअप बना दिया कि यार दुनिया में आजकल ये कॉन्सेप्ट आया हुआ है तो ये ट्राई करते हैं। तो लैपटॉप्स जब मैंने सारे अपडेट किए तो मेरे पास ईमेल एड्रेसेस का डेटाबेस तो था, तो मैंने सर्चिंग शुरू की कि बल्क ईमेल कैसे भेज सकते हैं। तो एक वर्ल्ड कास्ट के नाम से सॉफ्टवेयर मिला, उसको मैंने डाउनलोड किया, तमाम ईमेल एड्रेस उसमें अपलोड किए, ऑल्दो इट्स स्पैम, लेकिन उस वक्त तो किसी को ईमेल का भी बहुत मुश्किल से पता था। तो मैंने उस पे 13,000 ऑलमोस्ट ईमेल एड्रेसेस थे। मैंने एक वेब ईमेल निकाली, लैपटॉप्स एंड लैपटॉप्स, सिंपल सा सब्जेक्ट, और उसमें 33 लैपटॉप्स की लिस्ट थी। वो जब 13,000 लोगों के पास पहुंची और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, वेबसाइट पे भी बहुत ट्रैफिक आया, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम है। मैंने फिर लैपटॉप्स जो थे दूसरे वेंडर्स, उनके भी जो है वो एड ऑन करने शुरू कर दिए। फिर हमने उसमें इवेंट्स भी डाल दिए कि कराची में जो इवेंट्स हो रहे हैं हम उनकी भी जो है वो पब्लिसिटी करते हैं। तो उस पर भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और उसके फिर हमने टिकट्स भी बेचने शुरू कर दिए इवेंट्स के। तो bellycity.com पर अब 5 चीज़ें हो चुकी थी: इंटरनेट कंपनीज, मोबाइल पैकेजेस, कॉलिंग कार्ड्स, लैपटॉप्स और इवेंट्स। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसको अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ाते चले गए, उसमें मज़ीद डिपार्टमेंट्स ऐड करते चले गए, ऑफिस प्रोडक्ट्स, नेटवर्किंग और मोबाइल्स, और मतलब अच्छा एक बहुत अच्छा सेटअप बनता चला गया। 2004 में दुबई में GTEX होता है हर साल, तो
उस ज़माने में जी। भी जीटेक्स होता था और बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान लोग लेके आया करते थे। तो मैंने कहा कि मैं ज़रा दुबई एक विज़िट करता हूँ, ये जीटेक्स देखता हूँ क्या है। अब जीटेक्स जब गए और वहाँ पर जब चीज़ें देखी टेक्नोलॉजी की और प्राइजेस भी बहुत फैसिनेट कर रही थी मुझे, मैंने कहा यार ये तो बेहतरीन है, मैं यहाँ से परचेजिंग करना शुरू कर दूँ तो कराची में बहुत अच्छी मार्केट कर सकता हूँ डेवलप। लेकिन उसको करूँ कैसे? तो शाम में मैं जब जीटेक्स से बाहर निकला तो 3 दिन की थी वो, तो मुझे आइडिया क्लिक हुआ कि मैं इन तमाम लोगों का डेटाबेस बना लेता हूँ। तो दूसरे दिन सुबह मैं गया और मैंने जितने भी स्टॉल्स थे उन सब के मैंने विजिटिंग कार्ड्स लिए, सबके ईमेल एड्रेसेस प्रॉपर लिए। उसके बाद मैं बाहर आया और मैंने पूरे दुबई की जितनी भी कंप्यूटर और मोबाइल शॉप्स थी उनके सबके साथ मैंने मुलाकात की और सबके ईमेल एड्रेसेस मैंने ले लिए। वापस जब मैं आ रहा था क्योंकि मेरी यहाँ 1 मिनट आपको रोकूंगा, मे बी शायद इस वक्त आप रियलाइज नहीं कर रहे थे, बट उस वक्त के उस दौर के मार्क ज़करबर्ग थे आप, डेटा पे खेलने जा रहे थे, डेटा ही सब कुछ है आज के दौर में। हाँ, डेटा ही तो सब कुछ है ना, कंटेंट ही तो सब कुछ है। तो वापस जब मैं आ रहा था होटल, तो डेरा दुबई से बर दुबई आपको पता होगा वो कश्ती सी चलती है, बोट चलती है। बोट से जब मैं उतरा तो सामने जो है वो गारमिन जीपीएस की शॉप एक मुझे नजर आई। तो वो एक नई चीज थी मेरे लिए। मैंने जाके उनसे हेलो आई की, उनसे चीजें पूछी कि क्या प्रोडक्ट है और सारा कुछ, तो उन्होंने सारा बताया कि जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। तो मैंने उनसे कहा कि जी मेरी वेबसाइट है, उनको वेबसाइट जो है वो लैपटॉप उनके पास था वहाँ दिखाई, तो वो बड़ा उन्होंने अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि यार हमारी भी चीज़ें आप बेचें। तो वो गारमेंट का भी प्रोडक्ट लाइन मेरे पास आया। तो मैं जब कराची आया तो मैंने वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर में वो तमाम ईमेल एड्रेसेस जो दुबई से मैं लेके आया था उनको मैंने अगेन अपलोड किया और मैंने BaileyCity.com का एक प्रोफेशनल सा कंटेंट बना के कि भाई ये पाकिस्तान की पहली वेबसाइट है। मुझे नहीं पता था कि दुनिया की उस वक्त 22वीं थी, तो खैर पाकिस्तान की तो पहली थी। तो मैंने जब वो ईमेल भेजा और पूरा एक इंट्रोडक्शन, तो वो जब ईमेल उन तमाम लोगों के पास अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचा और बहुत ही ज़बरदस्त मुझे रिस्पांस मिला कि यार इतनी अच्छी प्रोफेशनल वेबसाइट और इतना प्रोडक्ट लाइनअप पाकिस्तान जैसे मुल्क में। मुझे फिर बहुत सारी कंपनीज ने डीलरशिप ऑफर की और बहुत सारे जो शॉपकीपर्स थे उन्होंने मुझे लैपटॉप्स की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ऑफर करनी शुरू की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पोजीशन हो गई कि जो चीज़ दुनिया में लॉन्च होती थी वो सेम डे दुबई में लॉन्च होती थी और सेम डे ही पाकिस्तान में बेली सिटी पे लॉन्च होती थी। और मेरा ऑलमोस्ट महीने में 3-4 मेरे जो है वो राउंड लगते थे दुबई के। इंपोर्ट में नहीं करता था, मैं ग्रे से मंगवाता था और उसकी वजह से मेरी प्रोडक्ट्स जल्दी आ जाती थी। यानी ऐसी पोजीशन थी कि आप एक आज ऑर्डर करो कराची में हो तो दूसरे दिन आपको मैं प्रोडक्ट दुबई से डिलीवर करवा दूंगा। यहाँ मुझे 2 हर्डल्स थे बहुत बड़े बेली सिटी में। उस वक्त ऑनलाइन बैंकिंग नहीं थी, बैंकिंग सिस्टम जो है वो चेक्स पे और कैश पे चलता था। दूसरा लॉजिस्टिक कंपनीज जो थी वो लाख रुपए से ऊपर का प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर नहीं करती थी दूसरे शहर में, वो इंश्योरेंस करती थी फिर। और लैपटॉप्स होते ही लाख से ऊपर थे। तो मैंने फिर इन लोगों से मीटिंग्स शुरू की, इनको समझाया कि भाई इस तरीके से मेरे पास ऑर्डर प्लेस होता है। ऑफिस मेरा खारादर में था तो उनको वैसे ही समझ नहीं आ रही थी कि मैं काम क्या करता हूँ, कि एक ऑनलाइन कैसे जो है वो इसको ऑर्डर मिलते हैं और ये डिलीवर करवाता है। तो खैर इन लोगों से मीटिंग्स होती रही। OCS ने फिर जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, लेकिन उस पॉजिटिव रिस्पॉन्स में ये शर्त थी कि सासी आर्किड क्लिफ्टन से ही जो है वो आप अपनी सारी शिपमेंट्स भेजेंगे। तो मैंने उनके साथ तय कर लिया और हमारी प्रोडक्ट्स विदाउट इंश्योरेंस डिलीवर होना शुरू हो गई पूरे पाकिस्तान में। लेकिन जो पेमेंट का सिस्टम था वो वहीं का वही था, क्योंकि दूसरे शहर के जो चेक्स थे वो 7 दिन में क्लियर होते थे। कराची के चेक जो है वो 2 से 3 दिन में क्लियर होते थे। तो हमारी उनको क्लाइंट्स को जो है वो जब ये कहा जाता था कि जी 7 दिन बाद जब आपका चेक क्लियर होगा तब हम डिलीवर करेंगे, तो उसकी वजह से सेल्स जो थी वो थोड़ी सी स्लो थी हमारी आउट ऑफ सिटी। तो मैंने फिर जो शॉपकीपर्स थे दूसरे शहरों के, मैंने उनको ऑफर करना शुरू किया कि मैं आपको डीलरशिप देता हूँ ऑनलाइन। मैं बेली सिटी की ही तरह की आपको वेबसाइट दे देता हूँ, उसकी तमाम अपडेटिंग हम करेंगे और प्रोडक्ट लाइनअप भी जो है वो हमारा होगा। आप सिर्फ उसको सेल को मेंटेन करो अपने शहर में। तो वो हंसते थे मुझ पे कि यार ये क्या आप बातें कर रहे हो। अच्छा 1.5 लाख रुपए की मैंने फीस रखी थी कि उस 1.5 लाख रुपए में हम आपको एक वेबसाइट दे देंगे, फ्रंट एंड बैक एंड सारा हमारा होगा।
तो उनको वो समझ ही नहीं आता था। मीनवाइल मेरी बैंकिंग सेक्टर से जो है वो बातचीत चल ही रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूबीएल ने फिर फाइनली नेट बैंकिंग के नाम से पहला बैंक था जिन्होंने ये ऑनलाइन बैंकिंग शुरू की, और उन्होंने bellycity.com को अपनी नेट बैंकिंग में एड ऑन भी कर दिया कि आप अपने ही अकाउंट में जाके और नेट बैंकिंग से जो है वो परचेजिंग कर सकते थे बेली सिटी में। तो जब ये चीज़ हुई तो मुझे फीलिंग आनी शुरू हुई, और मैंने कुछ अपने इंटरव्यूज़ में भी कहा कि मैं अब बेली सिटी को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। तो मैं दुबई में मैंने पहला .com लाइसेंस लिया, और उस वक्त कोई भी ऑनलाइन कंपनी नहीं थी। जंबो और जैकीज बहुत बड़े डीलर थे, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं थे दुबई में। वाओ, ये किस साल की बात हो रही है? 2006। अच्छा। 2006 का स्टार्ट, फरवरी। ओके। लेकिन मिसहैप मैंने ये किया, गलती ये की कि मैं खुद शिफ्ट हो गया पूरी अपनी फैमिली को लेके, और यहाँ का जो पूरा सेटअप था जिसकी मंथली पौने दो करोड़ की सेल्स हुआ करती थी, वो मैंने अपनी टीम के हवाले कर दिया। और एक जो बहुत अच्छे हमारे थे टीम मेंबर, उनको मैंने जनरल मैनेजर बनाया, और उन्होंने मुझे कहा कि जी आप मेरे बड़े भाई हो, आप फिक्र ही ना करो, मैं बिल्कुल इसको तमाम चीज़ों को मैनेज कर लूँगा। तो उनको मैंने साइनिंग अथॉरिटी तक दे दी। तो उन्होंने विद इन 3 मंथ्स अपनी ऑनलाइन कंपनी शुरू कर ली कराची में, और मेरी जो पूरी टीम थी उसको अपने साथ कर लिया। और उसके बाद डाउनफॉल का पीरियड शुरू हुआ, क्योंकि मेरी पूरी एक नई टीम मुझे बिल्ड करनी पड़ी कराची में, और इन साहब को मेरा सारा इन एंड आउट पता था कि परचेजिंग कहाँ से करते हैं, सेल कहाँ करते हैं, डिस्काउंट कहाँ कितना कितना मिलता है, तमाम चीज़ें। यहाँ रोक के आपको एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें। This gentleman, was he a मेमन or from? जी बिल्कुल मेमन ही थे। मुझे मेमनों ने बहुत डस दी है सर। आगे भी एक मेमन का जिक्र आएगा। और मेरी मेमनों से पता नहीं क्यों मेरी मेमनों से बनती भी नहीं है। मैं बचपन से ही मुझे जो है वो सारे कहते हैं ये भागी मेमन है, ये मेमन है ही नहीं। Interesting. बावजूद इसके कि मेमन बहुत लाजवाब। I'm from Karachi myself. Meman are considered Jews in Pakistan as when it comes to business. मेमन से पहले कोई बिजनेस जानता नहीं है, मैं समझता हूँ। उसके बाद आई थिंक बोहरा कम्युनिटी आती है। हाँ, तो खोजा कम्युनिटी और बोहरा कम्युनिटी, बिल्कुल खोजा कम्युनिटी भी। यस यस ओके। तो खैर उन्होंने मुझे काफ़ी प्रॉब्लम में डाला, ऑल्दो कि अभी कुछ सालों पहले उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी। मैं तो खैर उनको कहा कि मैं तुम्हें उसी वक्त माफ़ कर चुका था, क्योंकि मैं इस झमेले में पड़ता ही नहीं कि मुझे कितना नुकसान हुआ और किसने दिया। मैं आगे चलता रहता हूँ। आगे बढ़ गए। वंडरफुल, माशाल्लाह। हाँ, तो खैर दुबई में और पाकिस्तान में सारा सेटअप संभालने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसेस होने शुरू हो गए। मैं हफ्ते में 2-2 दिन जो है वो कराची में होता था दुबई से। फैमिली मेरी दुबई में थी, घर, ऑफिस और गाड़ी, ये सब चीज़ें मैं ले चुका था, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर चुका था। तो मैंने फिर एक इन्वेस्टर को इन्वॉल्व किया अपने साथ, वो भी मेमन थे। उनको जब 4 महीने तक प्रॉफिट के साथ ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट सब मिलती थी, तो चौथे महीने उन्होंने मुझे कहा कि यार ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस है, तुम इसमें मुझे पार्टनर क्यों नहीं बना लेते। मैंने कहा नहीं जी, मैं पार्टनर आपको नहीं बना सकता, आप इन्वेस्टर के तौर पर मेरे साथ काम करो, और जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं आपको फ्री कर दूंगा। तो उनको पता नहीं ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा जी मुझे या तो पार्टनरशिप के शेयर्स दो मुझे, या फिर मेरी पेमेंट मुझे वापस दो विद इन अ वीक। अब वो 4 लाख दिरहम थे। अब 4 लाख दिरहम निकालना इतना आसान तो था नहीं। तो मैंने कराची में और दुबई में मेरे पास जितना भी स्टॉक्स थे लैपटॉप्स की और बाकी दूसरी चीज़ों के, अच्छा मैं उस ज़माने में अल्हम्दुलिल्लाह लैपटॉप का होलसेलर था पाकिस्तान में। मेरे एट अ टाइम 150-200 लैपटॉप मेरे पास होते थे। पर्टिकुलर ब्रांड थी जनरल? नहीं, सारे ब्रांड्स। IBM का मैं डिस्ट्रीब्यूटर था यहाँ, और बाकी सॉरी नॉट डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर था, और बाकी कंपनीज जो थी उनके मैं दुबई से सारा मंगवाता था। लोकल भी थे, मेरी क्रेडिट लिमिट बहुत अच्छी थी तमाम कंपनीज के साथ। तो खैर उनको पेमेंट करने के लिए मैंने अपना सारा कुछ इमीडिएटली मैंने टीम को कहा कि भाई ये सब बेचो और मुझे जो है वो दुबई में पेमेंट्स करनी है। टीम चूँकि ना तजुर्बाकार थी, 4 महीने ही हुए थे, उनको तो वैसे ही ई-कॉमर्स की समझ इतनी मुश्किल से मैंने उनको दी। लेकिन जब उनके ऊपर ये आफत आई कि भाई अब सारा सामान जो है वो जल्दी जल्दी बेचना है, तो वो उन्होंने
मिसहैप ये किया कि बहुत ज़्यादा उसको जो है वो शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये बेचना है, ये सेल करना है, ये इतने में सेल करना है, तो मार्केट में आवाज पहुंच गई। हाँ, और फिर हमारी मजबूरी से फ़ायदा उठाने वाली हमारी ये जो कौम है प्यारी सी, वो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा उठाती है और हाफ प्राइस में जो है वो उन्होंने मुझसे ये चीज़ें मांगनी शुरू कर दी। निगोशिएट करने के बाद हमने सारा कुछ ही बेच दिया और उसको तकरीबन 3 लाख और 23-24 हज़ार 25 हज़ार हमने उनको दे दिए और फिर उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि थोड़ा सा आप सांस लें और मैं आपकी बाकी पेमेंट भी कर दूंगा, लेकिन अगर मज़ीद आपने प्रेशराइज़ किया तो मुझे फिर अपनी कंपनी ही बंद करनी पड़ेगी। लेकिन उसमें उन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया और मुझे अनफॉर्चुनेटली फिर दुबई का सेटअप बंद करके पाकिस्तान वापस आना पड़ा। तो जो मेरा टोटल उस वक्त लॉस था 2008 की मई में मैं वापस आया 4 करोड़ 80 लाख रुपए का नुकसान स्टॉप लॉस करके। और फिर कराची में जितने भी मेरे वेंडर्स थे जिनसे मैं परचेजिंग करता था उन सब से मैंने इंस्टॉलमेंट प्लान बनवाया और 2 साल का सबसे मैंने टाइम लिया कि मैं 2 साल में आपको सबको पेमेंट्स कर दूंगा, मगर बेली सिटी जो है वो इसी तरह चलती रहेगी। तो कुछ डीलर मान गए, कुछ ने शोर मचाया, लेकिन इट्स ओके 2 साल में मान गए सारे। 2010 के शुरू में 2009 के एंड में नवंबर का महीना था, तो 2 साल पूरे ऑलमोस्ट होने वाले थे। आसिफ अली जरदारी की गवर्नमेंट आ चुकी हुई थी 2008 में और परवेज़ मुशर्रफ का दौर ख़त्म हो गया था, जो कि बहुत अच्छा दौर था टेक्नोलॉजी के दौर के हवाले से और बैंकिंग सेक्टर के हवाले से। तो वो एक डाउनफॉल था। दूसरा मेरा चूँकि एक्सपेंसेस मेरे अपने पर्सनल भी थे, किचन एक्सपेंसेस, और मेरा लोन भी था, तो हम काफ़ी मुश्किल हालात हमने गुजारे 2008 से 2010 तक। इस वक्त आपके बच्चे थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे थे उस वक्त। जब मैं दुबई गया था तब 2 थे, फिर 3 थे, वापस जब आए तो 2009 में मेरी जो एक्स वाइफ थी उन्होंने कहा कि यार मुझे जॉब करनी है। तो मैंने कहा जॉब तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं की, एक ही दफ़ा की थी 3 दिन की, अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं ज़रूर उसका जिक्र करूँगा। तो मैंने उसको कहा कि जॉब तो नहीं है, हम कोई बिजनेस करते हैं। तो हमने कुछ सोचा और फिर मुझे अचानक ख्याल आया कि मेरी जो वाइफ है वो खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं कि अब तुमने मुझे इतने साल खिलाया ना, अब हम लोगों को खाना खिलाते हैं। तो हमने सादियास किचन के नाम से ऑनलाइन लंच सर्विस शुरू की जून 2009 में। और उस लंच सर्विस को हमने, चूंकि मेरे पास डेटाबेस तो था ही बेली सिटी का और क्लाइंटल भी बहुत अच्छा था, मेरा कॉर्पोरेट क्लाइंटल था सारा, तो हमने उनको ऑफर करना शुरू किया। हमारी वेबसाइट पे वीकली मेन्यू अपडेट हो जाता था। 3 डिशेस होती थी हमारी, मीट, दाल और सब्जी की, और प्रॉपर हॉट टिफिन के अंदर जो है वो हम डिलीवर करते थे। तो उसकी जो है वो डिलीवरी सर्विस शुरू हो गई हमारी ऑनलाइन लंच सर्विस की। अप्रॉक्सीमेटली 20-30 टिफिन डेली बेसिस पे जाने लगे थे। तो 2009 के एंड में 2 डीलर्स थे जिन्होंने मुझे कॉल पे बहुत ज़्यादा मुगालजात बकी। तो मैं बड़ा अपसेट हुआ और वापसी के रास्ते पे था घर की तरफ। तो मैं घर तो खैर नहीं जा सका, मुझे फिर हॉस्पिटल ले जाया गया और ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में मैं 11 दिन हॉस्पिटलाइज रहा। मेरी जो ज़बान थी वो तालू से चिपक गई थी और मतलब उसको मुझे गीला करना पड़ता था पानी से, और मैं फिर बात कर सकता था। तो 11वें दिन जब मैं हॉस्पिटल से निकला था तो मैं डिसाइड करके निकला था कि मैं बेली सिटी को बेच दूंगा और जो पे ऑफ है, जितने लोगों को पैसे देने हैं उनको मैं क्लियर करूंगा, जितने बाकी हैं। तो मेरे एक दोस्त हैं हारिस, अब तो ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं वो, तो उन्होंने मैंने जब पोस्ट लगाई, फेसबुक आ चुका हुआ था और मैं बहुत एक्टिव था सोशल मीडिया पे। फेसबुक 2007 में आया था और मैं 2007 से ही जो है फेसबुक पे एक्टिव था। सोशल एक्टिविटीज़ मेरी उस ज़माने में कंटिन्यू थी, हालांकि मैं बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में था। तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि बेली सिटी जो है वो आप हमें सेल कर दो। ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से उनकी कंपनी थी और उनके साथ फिर मेरा डील हुआ। 58 लाख में मैंने उनको बेली सिटी बेची। उसी के साथ उन्होंने मुझे जॉब भी ऑफर कर दी कि आप 1 लाख रुपीस हम आपको देंगे, तो आप हमारे पास इस कंपनी को आप ही चलाओ। तो 4 महीने तक तो मैं उनके साथ चला, लेकिन अपनी ही कंपनी में मैं जॉब कर नहीं पाया, क्योंकि एक तो जॉब का टेम्परामेंट नहीं था मेरा, दूसरा जो डिसीशंस मैं अपनी कंपनी में खुद लेता था। मुझे 3 जो ऑनर्स थे मेरे उस कंपनी में,
उनसे परमिशन लेके करना पड़ता था। तो जो क्लाइंटेल था उनको तो ये नहीं पता था, पहले तो वो सिंपल कॉल करते थे कि यार बेली को बोलो ये इसकी कॉल है, तो मुझे वो डिस्काउंट उसको दे देता था, लेकिन अब मैं नहीं दे पाता था। तो मैंने फिर वो कंपनी छोड़ दी और सादियास किचन पे फुल फोकस किया। सादियास किचन पे काम करते हुए हमने नेशनल एंथम का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 2011 में। 5,857 लोग जमा किए खड्डा मार्केट में और सबने मिलके कौमी तराना पड़ा, फिर वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना अल्हम्दुलिल्लाह। खड्डा मार्केट में इतनी जगह थी कि 5,000 प्लस लोग जमा हो गए। उस वक्त ग्रीनिच स्टेडियम होता था, अब उसका नाम चेंज हो गया है, शायद डीएचए हॉकी क्लब हो गया है वो। अच्छा, उसमें हाँ। तो जब वो रिकॉर्ड बनाया तो उस जमाने में मेरे दोस्त एक हैं फैसल कुरैशी, उन्होंने उसको स्पॉन्सर भी किया था, लाख रुपए का स्पॉन्सर दिया था उन्होंने। और वो इवेंट भी अल्लाह ताला ने बड़े मजेदार तरीके से करवाया था, या ना होते होते वो हो गया था। फैसल कुरैशी जो कराची से लाहौर मूव हो गए, ये वो फैसल कुरैशी? जी बिल्कुल। ओके, ही इज आल्सो अ फ्रेंड ऑफ माइन। हाँ, बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं और उनका बड़ा एहसान है मुझ पे, मैं आगे बताऊंगा। हुआ यूं कि 2011 में जब कौमी तराने का रिकॉर्ड बना और सोशली में बहुत एक्टिव भी था, पॉलिटिकली भी बहुत एक्टिव था। एमक्यूएम के साथ तो मेरी हमेशा ही मुठभेड़ रहती थी, क्योंकि वो स्ट्राइक कॉल्स करते थे और मैं ट्विटर पे और फेसबुक पे लिखता था कि यार इंसान कत्ल हुआ है तो बजाय उसके योम सोग बनाने के तमाम कराची वालों को जो है वो घर में उनके भूखे रहें वो लोग, तो आप कोई ऐसी चीज़ करो जिससे कराची के लोग जो है वो आपसे और मज़ीद जुड़ें। तो इनके मामला जो है वो हमेशा ही मैं बहुत ज़्यादा शोर मचाता था, तो ये बहुत एंटी रहते थे मेरे। तो 2011 में मैं टोटली ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गए थे। उसका रीज़न ये हुआ कि बेटा जब होने वाला था हमारा 4th वन, तो हॉस्पिटल में लेबर पेन ना हो इसलिए ख़वातीन को एपिड्यूरल लगाया जाता है, प्रिक एक होता है। जी आई नो। हाँ, तो वो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में हम थे और उन्होंने 11 टाइम्स प्रिक किया। अच्छा, चारों बच्चों की पैदाइश के वक्त मैं लेबर रूम में होता था, मैंने चारों बच्चों की पैदाइश अपनी देखी है। तो मैंने उसको बोला कि यार ये तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, उसने कहा नहीं इट्स नॉर्मल। लेकिन हुआ ये कि जब बेबी बॉर्न हो गया और मेरी वाइफ ने कोशिश की कि वो खड़ी हो, कमरे में जब आ गई थी तो वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। वो कह रही थी मुझे बहुत प्रेशर फील होता है। मैंने कहा अच्छा रेस्ट करो, कल देखेंगे। तो दूसरे दिन भी जो है वही हालत थी, वो खड़ी नहीं हो पा रही थी, वर्स्ट हो गया। तो मैंने फिर डॉक्टर रुबीना हुसैन से बात की और काफ़ी जो है वो शोर शराबा हुआ। मैंने कहा जी मैं जैसे लाया था इनको मैं वैसे ही लेके जाऊंगा। तो उन्होंने फिर उनको बुलाया जिन्होंने एपिड्यूरल के प्रिक्स किए थे। उन्होंने कहा जी मैंने 11 टाइम प्रिक्स किया। तो उस पर काफ़ी उनको डांट भी पड़ी, लेकिन अब सोल्यूशन देखना था और मैंने भी रिसर्च वर्क शुरू किया, डॉक्टर रुबीना ने भी किया। तो फाइनली हमें पता चला कि कोई एक है कि ये मुट्ठी की जगह से आप ब्लड लेते हो और उसी जगह पे जहाँ प्रिक हुआ था वहाँ प्रेशर से जो है वो ब्लड दो, तो ब्लड क्लॉट जो कि गर्दन पे ऊपर आया हुआ वो हट जाएगा। लेकिन उसमें दो चीज़ें थी, या तो ज़िंदगी भर के लिए पैरालाइज या फिर बिल्कुल ठीक। तो मैंने कहा जी मुझे ये करना तो है क्योंकि मैं इस तरह तो नहीं लेके जा सकता। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया प्रोसेस और वो ठीक भी हो गई। लेकिन उस पूरे 18 दिन के जो प्रोसेस में हमारे पास जो बचा कुचा था, सादियास किचन से जो हमने कमाया था, मोटर बाइक्स वगैरह सब चीज़ें फिर हमने सेल की और हम टोटल ज़ीरो पे आ गए दोबारा। तो मैंने बच्चों से कहा कि बेटा अब कराची से जो है ना दिल बढ़ गया, अब मेरे ख्याल में चलते हैं हम कराची से कश्मीर और वहाँ पे मुर्गियों का फार्म बनाएंगे और मुर्गियों को बेचेंगे। तो मेरी जो बेटी थी उसने बहुत शोर मचाया, दुआ उसका नाम है, उसने कहा कि नहीं बाबा मैंने तो कश्मीर नहीं जाना, मैंने कराची में ही रहना है। ज़ाहिर है, स्कूल फ्रेंड्स, पेयर्स। तो अब शबे मिराज थी या शबे बारात थी ये मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने कहा ठीक है फिर एक काम करो, सारे जिन तुम लोगों ने नहीं जाना अगर कश्मीर तो सारे मिलके नवाफिल पढ़ो इशा के बाद और फिर फजर तक नवाफिल पढ़ेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, सुबह देखेंगे या तो कराची में रहेंगे या हम कश्मीर चले जाएंगे। तो सब ने जी नवाफिल पढ़ने शुरू कर दिए और फजर के बाद जब हम ब्लैकमेल हो गए सारे। हाँ ब्लैकमेल हो गए, ऑल्दो मतलब मैंने भी पढ़े लेकिन हम तमाम लोगों ने जो है वो परफॉर्म किए सारे नवाफिल वगैरह। तो फिर 8:30 बजे फैसल कुरैशी की कॉल आई मुझे। तो मैं सोया हुआ था नींद में, मैंने कहा जी हुक्म करें, कहता है अभी तक सोया हुआ है। मैंने कहा जी
तो मैंने कहा, कहते हैं मेमन लोग बड़ी रात है ना तो इबादत की होंगी सारी रात। मैंने कहा कुछ ऐसे ही समझ लो ना। मैंने कहा हुक्म करो। कहते हैं बस 9 बजे तक ऑफिस आ जा। तो मैंने कहा मैं 9:30 तक आता हूँ। कहते ठीक है। तो मैं 9:30 बजे जब ऑफिस पहुंचा उनके, तो उन्होंने मुझे चाय पीते हुए ऑफर किया कि भाई हम एक वेब टीवी लॉन्च करना चाह रहे हैं 24/7 online.tv के नाम से, और उसकी जो है वो स्टार्ट तूने लेना है, 1.5 लाख रुपए तुझे सैलरी देंगे, 35% जो है वो शेयर देंगे। तो मुझे तो लगा कि शायद वो मजाक करे मेरे साथ। तो मैंने कहा यार मतलब मजाक नहीं करो, मैं इस वक्त अच्छी पोजीशन में नहीं हूँ। तो कहता है तो हुकुम का क्या हुआ? मैंने कहा मुझे ये जो आपने भी कहा ना कि 1.5 लाख रुपए सैलरी, ये मुझे एडवांस 1 महीने का जो है वो दे दो लोन की तौर पे। तो उन्होंने अकाउंटेंट को फोन किया, नीचे कह रहे वो बेली के नाम पे जो है अकाउंट ओपन करो और 1.5 लाख रुपए ऊपर कैश भिजवा दो। तो मुझे यकीन आ गया कि नहीं यार ये तो मजाक नहीं कर रहा, बंदा सीरियस है, क्योंकि मेरी बेली सिटी के कस्टमर भी थे वो। तो वहाँ से फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर गया और सारे मेरे बच्चों को 3 दफ़ा स्कूल से निकाला जा चुका है इस पूरे 26 साल के अरसे में, कि जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन फी पेमेंट। पूछ सकते हो स्कूल कौन सा था? हक एकेडमी। अच्छा, ओके, मिसेस हक वाला क्लिफ्टन पे जो है। हक वाला। और उसमें जो प्रिंसिपल थे शान, हाँ बहुत जबरदस्त। और शान जो था अब उनका इंतकाल हो गया है, उसके बहुत एहसान है, मतलब हर दफा तीनों दफा, हाँ जी शान अब 4 साल 5 साल हो गए उनको। तो उन्होंने तीनों दफा मेरी सिर्फ इस रिक्वेस्ट पे कि मैं पेमेंट जो है वो जल्दी कर दूंगा, उन्होंने दोबारा से मेरे बच्चों को जो है वो ऑन बोर्ड लिया था स्कूल में, वरना वो इनकी जो वालदा थी वो तो निकाल चुके, वालिद थे सॉरी। तो खैर फैसल भाई ने जो है मुझे 1.5 लाख रुपए दिए, मैं घर गया, सारे मामला खुशी खुशी सेटल किए, बच्चों को कहा कि चलो भाई अब हम नहीं जा रहे कश्मीर, अल्लाह ने सुन ली है तो अब हम कराची में ही रहेंगे। और हमने वेब टीवी लॉन्च किया फैसल कुरैशी ने और मैंने, और स्पीक फॉर चेंज के नाम से हमने फेसबुक पेज और उसके साथ ये वेब टीवी हमने अल्हम्दुलिल्लाह 13 एंकर्स कर लिए थे, 52 शोज कर लिए थे, जिसमें मेरा भी एक शो था सड़क का सच। और बड़े अच्छे गुजरे 5 महीने अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब एडवर्टीजमेंट्स हमें मिलनी शुरू हो गई, अच्छा उस जमाने में सिर्फ यूट्यूब पे ही वीडियोस अच्छी क्वालिटी की अपलोड होती थी, क्योंकि 2G कनेक्शन होता था, वीमियो पे HD क्वालिटी जो है वो अपलोड ही नहीं होती थी, और डेली मोशन HD क्वालिटी देता नहीं था। तो 5वें महीने में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने यूट्यूब को बैन कर दिया। ओ तेरी खैर हो गई। तो हमने वेट किया कि हो जाएगा ओपन, लेकिन वो 4 साल तक बैन रहा था, अगर आपको याद हो। बिल्कुल अच्छी तरह। तो खैर हमने फिर 3 महीने जो है वो 2 या 3 महीने तो हमने सरवाइव किया, लेकिन फिर हमें अनफॉर्चुनेटली वो बंद करना पड़ा सेटअप। उसी ज़माने में मुझे स्लोवेनिया में एक शख्स थे, मैक ओवेस के नाम से उनकी आईडी थी लिंक्डइन पे, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप ई कॉमर्स वेंचर था आपका और अब आपने छोड़ दिया। अच्छा यहाँ पे मैं एक बात कहूँ कि लोग कहते हैं आपने ई कॉमर्स दोबारा क्यों नहीं शुरू किया, ये अक्सर पूछते हैं मुझसे। तो हुआ ये था कि मैंने जिनको बेली सिटी बेची थी उनसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि मैं 10 साल तक कोई ई कॉमर्स वेंचर नहीं करूँगा। ऑल्दो कि मैं कर सकता था, पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई मसला नहीं है, ना था उस वक्त, लेकिन चूंकि कमिटमेंट थी तो मैंने नहीं किया। तो वो 2010 में मैंने बेची थी, 2020 तक मुझे ई कॉमर्स नहीं करना था। तो खैर ओवेस ने मुझे अप्रोच किया और कहा कि यार हम एक लॉन्च करना चाह रहे हैं सर्विस पाकिस्तान में, डबल रिकॉल के नाम से। तो दुनिया भर में आर्टिकल्स जो है वो जब आप पढ़ना चाहते हो तो एक आर्टिकल की एक पैराग्राफ आता है, उसके बाद नीचे जो है वो रीड मोर जब आप क्लिक करते हो तो आपको कुछ पैसे अदा करने पड़ते हैं, तो आर्टिकल्स जो है वो ओपन होते हैं। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं था, पाकिस्तान में तो आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, वीलॉग्स, ये सब चीज़ें, वीलॉग तो खैर उस वक्त नहीं होते थे, ब्लॉग्स जो है वो ओपन होते थे। तो उन्होंने कहा कि ये एडवर्टीजमेंट की एक एप्लीकेशन है जो आर्टिकल उस ब्लॉग पे आ जाएगी और 2 वर्ड्स होंगे उस एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, टेक्स्ट बेस ऐड है, वो 2 बोल्ड वर्ड जब आप टाइप करोगे फील्ड पर तो वो आर्टिकल ओपन हो जाएगा। तो मैंने उनको कहा कि यार इस तरह की चीज़ पाकिस्तान में, ब्लॉग तो वैसे ही आर्टिकल्स वगैरह सब ओपन है, लेकिन एक कंपनी है कॉलसॉफ्ट के नाम से, उनके results.pk वेबसाइट है, तो मैं उनको अप्रोच कर सकता हूँ कि हर रिजल्ट से पहले जो है वो ये एडवर्टीजमेंट जब बोल्ड वर्ड लिखेगा तो रिजल्ट उसका ओपन होगा।
तो उनको पसंद आई ये चीज़, और कालसॉफ्ट वाले दोस्त ही थे, मुनाफ कालिया वगैरह, तो इन लोगों को मैंने अप्रोच किया, मैंने उनको ये आइडिया पिच किया। तो ऑब्वियसली उनको अर्निंग ही होनी थी उस वेबसाइट से, उस एडवर्टीजमेंट के थ्रू, और लोगों को जो है वो फ्री में, रिजल्ट तो फ्री में ही मिलना था, सिर्फ उन्होंने 2 बोल्ड वर्ड टाइप करने थे। तो result.pk पे हमने वो लॉन्च किया, डबल रिकॉल। और उसके बाद 6 या 7 महीने के दौरान ही उन्होंने वो डबल रिकॉल कंपनी सेल कर दी, जो स्लोवेनिया की टीम थी। तो उन जिनको बेची थी उनको पाकिस्तान अपने साथ ऑन बोर्ड नहीं चाहिए था, तो उन्होंने फिर ये सर्विस ख़त्म कर दी यहाँ से। लेकिन उसी दौरान अवेश से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। अवेश लाहौर का ही था, तो अवेश ने मुझसे डिस्कस किया एक आइडिया कि यार OLX सर्विस जो है वो उस वक्त वेब बेस्ड थी, तो हम कोई ऐसी सर्विस जो SMS बेस्ड हो, क्योंकि मैंने जो है वो एक 2007 में SMS बेस्ड एक गेम शो भी किया था प्ले टीवी पे, बेली सिटी के ही ज़माने में, और वो सबिता शो की होस्ट थी, और उसमें मुख्तलिफ गैजेट्स होते थे, लैपटॉप्स और बड़ी LCDs और बड़े बड़े उसमें गिफ्ट होते थे, और वो SMS लोग करते थे उसको बिट करने के लिए। तो प्ले टीवी पे बेली सिटी गेम ऑन है के नाम से यूट्यूब पे आपको वो मिल जाएगा होपफुली। तो उस वजह से उसने मुझे ये आइडिया पिच किया, और हमने फिर उस आइडिया का नाम रखा M-Matcher। उसकी डेवलपमेंट शुरू करवाई पाकिस्तान में, उसकी सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो अवेश ही कर रहा था। और वो सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह का था कि SMS बेस्ड इंटरेस्ट आप डेवलप करोगे, और जैसे जस्ट लाइक आई वांट टू सेल नोकिया मोबाइल, और आपने एक SMS भेज दिया एक ऐसे नंबर पे, शॉर्ट कोड पे, और किलोमीटर्स भी डिफाइन कर दिए। तो उसी किलोमीटर्स में कोई बायर आया और उसने ये लिखा आई वांट टू बाय नोकिया मोबाइल, तो दोनों के नंबर्स एक्सचेंज हो जाएंगे और वो आपस में डील कर लें। तो इस सब्सक्रिप्शन मॉडल के लिए हमें किसी ना किसी टेलको कंपनी की रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ मैंने वारिद और जोंग के साथ लॉन्च की इस सर्विस को, वारिद तिजारत और जेड मार्ट, और 60 रुपीज़ की उसकी सब्सक्रिप्शन फीस रखी। ये हमने लॉन्च किया इस सर्विस को, ऑल्दो कि वो इसको इतना प्रॉपर तरीके से मार्केट नहीं कर पाए, या शायद उस वक्त मार्केट रेडी नहीं थी इस प्रोडक्ट के लिए। तो फिर मैंने इंडिया और बांग्लादेश और श्रीलंका, इनकी जो टेलको कंपनीज थी उनको अप्रोच करना शुरू किया, और श्रीलंका में डायलॉग एक्सियाटा को वो सर्विस हमने बेची 15 लाख रुपए में। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है, 52 मिनट्स हो गए, इट्स ओके कंटिन्यू करें? परफेक्टली ऑलराइट, टेक योर टाइम, बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच। तो खैर फिर M-Matcher जो है वो हमने सेल कर दिया उसको, डबल डायलॉग एक्सियाटा को, श्रीलंकन कंपनी को। उस कंपनी के जो मेरे पास पैसे आए, उस पैसों से फिर मैंने मुख्तलिफ, क्योंकि और कुछ तो करने को था नहीं, तो मैंने बहुत सारी जो है वेंचर्स ट्राई किए। मूविंग एड्स के नाम से रिक्शा एडवर्टीजमेंट शुरू की, छोटा सा एक मेट्रोइन के नाम से सॉफ्टवेयर हाउस भी शुरू किया, और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के नाम से एक एप्लीकेशन बनवानी शुरू की पॉलिटिक्स से रिलेटेड। बहुत सारे काम किए, लेकिन कोई भी चीज़ सक्सेसफुल हो नहीं पा रही थी। 2014 में मैंने डिलीवरी वाले के नाम से एक इंस्टेंट डिलीवरी सर्विस शुरू की। वो क्लिक कर गई लोगों को, और घर से वो सर्विस शुरू हुई थी। बुखारी कमर्शियल में मेरी उस वक्त रिहाइश थी। 2 राइडर्स के साथ हमने वो सेटअप शुरू किया, और इंस्टेंट डिलीवरी सर्विस थी। अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। तो उसके बाद शारा फैसल पे मेरे एक दोस्त थे, हाशिर और कस्बाती, फैसल कस्बाती, उन्होंने मुझे ऑफर किया कि हमारा एक ऑफिस है पार्क एवेन्यू में, और वो हम लॉसेस कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ आ जाओ तो यहाँ से कोई काम हमारे साथ मिल के शुरू करो। तो मैंने जब वो ऑफिस विजिट किया तो 13 रूम्स थे उसमें, और कुछ हॉल में सीट्स थी कोई 15। तो मैंने उनको आइडिया पिच किया कि यार यहाँ से कोवर्किंग स्पेस लॉन्च करते हैं। तो हमने दी इंक्यूबेटर के नाम से कोवर्किंग स्पेस लॉन्च किया पार्क एवेन्यू शारा फैसल पर, और वहीं से मैंने डिलीवरी वाले की सर्विस को कंटिन्यू किया। फिर डिलीवरी वाले अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो करता चला गया, और हमने फिर उसको एक प्रॉपर लॉजिस्टिक कंपनी बना दिया। लॉजिस्टिक कंपनी बनाने के बाद हमने मुख्तलिफ शहरों में डिलीवरी शुरू कर दी। उसी दौरान मेरे एक दोस्त हैं रेहान इलाही, वो इंटरनेट के ज़माने में बहुत अच्छे मेरे दोस्त थे। वो कुछ क्राइसिस में थे, तो मैंने उनको अपने साथ मिला लिया, और मैंने कहा यार आप ये डिलीवरी वाले देखो, क्योंकि मुझे जो है ये आई स्मार्ट फिल्म्स, जो स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग की आपने बात की ना, तो ये आइडिया मुझे बहुत क्लिक कर रहा था। और 2015 में मैंने आई स्मार्ट फिल्म्स कंपनी लॉन्च की, और स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग, स्मार्टफोन जर्नलिज्म, ये 2 आइडियाज़ पिच किए पाकिस्तान में।
उस ज़माने में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन भी हो रहे थे, तो हम टीवी की टीम, हम न्यूज़ उस वक्त नया नया लॉन्च होने लगा था, तो उन्होंने और K21 और जियो न्यूज़, इन 3 चैनल्स ने हमें बुलाया। उसमें मेरे साथ कामरान अता पार्टनर थे, तो हमने जाके वहाँ पे ट्रेनिंग्स दी और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन किस तरीके से मोबाइल से कैप्चर करके और मोबाइल से ही उसको एडिट करके अपलोड करना है। आई स्मार्ट फिल्म्स के प्लेटफॉर्म से हमने एशिया का पहला स्मार्टफोन फिल्म फेस्टिवल करवाया पॉकेट सिनेमा के नाम से 2015 में। अप्रॉक्सीमेटली 1100 फिल्में हमें मिली थी पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से एक ही मिली थी। और 9 हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स थे जो स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग और स्मार्टफोन न्यूज़ जर्नलिज्म पर काम कर रहे हैं दुनिया में। अब 13 कंपनीज हैं, वो अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टनर हैं। तो आई स्मार्ट फिल्म्स और डिलीवरी वाले ये 2 वेंचर्स ऐसे थे जिनको हम लेके चल रहे थे। फिर डिलीवरी वाले में अल्हम्दुलिल्लाह एक हमें बहुत अच्छा चांस मिला कि चाइनीज़ एक कंपनी थी, उन्होंने हमें अप्रोच किया कि हमारी जितनी भी डिलीवरीज हैं पाकिस्तान की वो आप मैनेज करें। तो उनकी अप्रॉक्सीमेटली 600 से लेके 900 हज़ार एवरेज डिलीवरीज डेली बेसिस पे होती थी। तो एक बहुत कराची में या पूरे पाकिस्तान में प्रोडक्ट कहाँ से उठाना, कहाँ देना और कैसे, उसका मोड क्या था? उसका मोड ये था कि हमारा ऑफिस उस वक्त था PIDC में, और ये डिलीवरीज जो है वो हमें सारी प्रोडक्ट्स की हमारे ऑफिस में करते थे बल्क क्वांटिटी में विद ऑर्डर्स, और उसके बाद हम उनको ऑर्डर्स को प्लेस करते थे डेली बेसिस पे। उनकी ऑर्डर शीट जो है वो डेली बेसिस पे हमें ईमेल पे आती थी। डिलीवरी वाले को उन्होंने अप्रोच इसलिए किया क्योंकि डिलीवरी वाले जो है वो 1600 से ज़्यादा लोकेशंस पे डिलीवरी कर रहा था, क्योंकि हम तमाम जो सर्विसेज थी, कॉल कोरियर, TCS, OCS, स्पीडएक्स, ट्रेन, पोस्ट, पाकिस्तान पोस्ट, सब सर्विसेज यूज़ कर रहे थे। तो हम पूरे पाकिस्तान में डिलीवरीज कर रहे थे। तो उन डिलीवरीज की वजह से बहुत हैंडसम अमाउंट अल्हम्दुलिल्लाह हमने अर्निंग शुरू कर दी, और डिलीवरी वाले एक अच्छा जो है वो पोर्टल बन गया, कंपनीज भी जो है वो अच्छी ऑन बोर्ड आनी शुरू हो गई। तो ये प्योरली COD मॉडल था। अच्छा, तो आई स्मार्ट फिल्म्स को फिर मैंने थोड़ा सा होल्ड कर दिया क्योंकि डिलीवरी वाले पे फुल हमारा फोकस था, सारा टाइम वहीं पे लग रहा था। पंजाब में मेरे एक पार्टनर थे जो COD संभालते थे, पेशावर, KPK और पंजाब की। तो उन्होंने फरवरी 2019 में हमें डज दी 88 लाख रुपीस की। और वो जो डज लगी हमें, उसकी वजह से हम उस चाइनीज़ कंपनी की जो है वो पेमेंट्स में थोड़ा सा फंस गए। तो उसने नाराज़ होकर वो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल कर दिया। तो जो लोकल कंपनीज थी उनकी जो है वो पेमेंट्स थी वो हमने आहिस्ता आहिस्ता देनी शुरू की, लेकिन वो संभाला नहीं गया। फिर नवंबर 2019 में मैंने फिर उसको बंद किया कंपनी को। डज कैसे लगी पूछ सकता हूँ? COD की पेमेंट्स जो थी वो हमें पाकिस्तान कराची में जो है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे। ठीक है। तो उन्होंने ये करना शुरू कर दिया था कि हर पेमेंट में थोड़ी सी पेमेंट वो कम शॉर्ट देते थे हमें। तो वो चूँकि सर्कुलेशन इतना बड़ा हो गया हुआ था कि उसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, फील नहीं हो रहा था, वो आइडिया हो रहा था कि नहीं पेमेंट आ जाती है हर हफ्ते। तो उसके बाद फिर हमने नवंबर 2019 में उसको कंपनी को क्लोज़ किया, और मैं टोटली दैट वाज माय 4th टाइम कि मैं टोटली कोलैप्स हुआ और मेरे पास कुछ भी नहीं था। फरवरी 2020 में मैं इस पोजीशन में आ गया कि मुझे ज़कात के पैसे लेने पड़े, और मार्च के शुरुआत में जब ये कोरोना के मामला शुरू हो चुके हुए थे पाकिस्तान में, तो यहाँ क्राइसिस इतने शदीद हो गए थे, सारी मार्केट्स बंद होनी शुरू हो गई हुई थी। तो मेरे एक दोस्त हैं मेडिसिन मार्केट डेंसो हॉल पे जो है, उनकी एक छोटी सी शॉप थी जो कि बंद हो गई थी। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि बेली भाई मेरे पास सोशल मीडिया का कुछ मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मेरे पास N95 मास्क बहुत सारे रखे हुए हैं, अगर आप उनको सेल कर सको। तो मैंने उनको कहा कि मुझे पिक्चर्स भेज दें आप। उन्होंने जब वो पिक्चर्स भेजी तो मैंने वो N95 मास्क थे 3M के, मैंने उसको फ्लोट किया अपने सर्कल में और अपने सोशल मीडिया पे। तो मैंने 3 दिन के अंदर 10,000 मास्क सेल कर दिए। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये तो बेहतरीन काम मुझे अल्लाह ताला ने दे दिया, और हमने जो है ये काम फिर मैंने कहा ये इसी को अब शुरू करते हैं। अच्छा, ये हुआ यूँ था कि जब मैं ज़कात से पैसे लेके आया था घर, तो मैंने अल्लाह ताला से खूब लड़ाई की थी उस दिन
कि मेरा जो है वो एक अजीब सी मेरी ज़िंदगी का मजाक बना के रखा हुआ है कि मैं इतना अप जाता हूँ और फिर इतना डाउन आता हूँ, और ये अप्स एंड डाउन्स ये कब तक चलता रहेगा। क्योंकि सोशल मीडिया की जो ये वर्चुअल दुनिया है ना, इसमें किसी को भी नहीं पता कि मैं किस क्राइसिस से गुजरा हूँ। यहाँ के लोग समझते हैं कि ये तो माशाल्लाह भाई, इसको टेंशन ही कोई नहीं, यार पति बंदा है। लेकिन इनर स्टोरी जो है वो या मैं जानता हूँ या मेरा अल्लाह जानता है, या आज मैं शायद ये शेयर कर रहा हूँ। तो मार्च 2020 में जब मैंने मास्क बेचे 3 दिन के अंदर 10,000, और अप्रॉक्सीमेटली प्रॉफिट था मेरा कोई 7,23,000 रुपए, क्योंकि मिनिमम 350 का प्रॉफिट था और मैक्सिमम 2100 का प्रॉफिट था, और हॉट केक प्रोडक्ट थी वो। तो मैंने उसको डेली बेसिस पे जो है वो डिलीवरी के ऑर्डर्स जो है वो मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा था। तीसरे दिन मैंने इसको कहा कि यार ये तो बड़ा अच्छा काम है, कोई और चीज़ भी है तो बताओ। तो उसने कहा एक काम करो, मेरे वेयर हाउस आ जाओ मारीपुर पे। मैं उसके वेयर हाउस गया तो वहाँ हर चीज़ जो आप सोच सकते हो कोविड से रिलेटेड वो वहाँ पर थी। तो हम लोग चाय पी रहे थे, मैंने उसको पूछा कि यार ये आप वही आपको उतरी थी जो आपने सारी चीज़ें मंगवा ली? तो उन्होंने कहा नहीं यार, ये इमदाद का सामान है जो आया हुआ है यहाँ पे और अपन लोग इसको बेच रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो नहीं बेच सकते, ये तो हराम है, मतलब ये इमदाद का माल कैसे खरीद सकते हैं हम? गलत है। उसने कहा नहीं, आप तो मुझसे खरीद रहे हो ना, तो आप बेच सकते हो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बेच सकता, ये हराम है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो उसने कहा मर्जी है तुम्हारी। तो उसने मुझे वो चेक दिया और प्रॉफिट का, और मैं वहाँ से निकला। जब मैं क्लिफ्टन पहुँचा हूँ तो वहाँ पे 3 तलवार से पहले 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs की ऑफिसेज हैं वहाँ पर। तो मेरा पूरा रास्ता जो था वो एक अंदर एक जंग थी कि यार ये पैसे क्या मैं अपने बच्चों को खिलाऊं या मैं ना लेके जाऊं इस पैसों को। तो फिर मैंने वो पैसे जो थे वो एक NGO को जो है वो ट्रांसफ़र, उसको चेक उनको मैंने दिया, और मैं वहाँ से वापस निकला। मैं घर आया, घर आके मैंने अल्लाह ताला से कहा कि हराम माल में इतना मज़ा है और इतनी तेज़ी है कि यूं आते हैं पैसे, और मैं मेमन हूँ, मुझे सारे रास्ते पता हैं शुरू से। मतलब मैं जितने भी मैंने कारोबार किए, चाहे अपनी फैमिली में होते हुए या फैमिली से बाहर होते हुए, हम मेमन लोगों को बहुत सारे रास्ते पता होते हैं पैसे कमाने के। I understand, yes. लेकिन वो सिर्फ इसलिए मैं नहीं करता था कि मुझे वो चीज़ समझ नहीं आती थी। मैं गैम्बलिंग, जुआ और ये बाकी मामलात में कभी भी नहीं जाता उसमें। तो मैंने वो चेक जब दिया और अल्लाह ताला से लड़ाई की, तो 10:30 बजे रात को मेरे एक और दोस्त ने जरगम जो फ्लोट्स बनाते हैं, जो ब्रांड्स के जो ट्रकों पे फ्लोट्स बनते हैं ना, ये वो बनाते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि यार हमने एक टनल बनाया है, डिसइंफेक्शन टनल, 1 लाख रुपए की उसकी कॉस्ट है, तो हम चाहते हैं कि उसको मार्केट जो है वो आप करो। तो मैंने कहा आप मुझे उसकी एक वीडियो अच्छी सी बना के भेज दो, मैं देखता हूँ अगर कर सका कुछ। दूसरे दिन उसने बड़ी प्रोफेशनल एक वीडियो बना के मुझे भेजी उस टनल की, और मैंने उस टनल को जो है वो फ्लोट किया, उस वीडियो को 1,25,000 रुपए की प्राइस के साथ। तो मैंने 8 दिन में मेरे ख्याल में 3 डिसइंफेक्शन टनल मैंने सेल किए। उस जमाने में मसाजिद जो है वो बंद होना शुरू हो गई हुई थी। तो मिस्री शाह दरगाह है बुखारी, खयाबान बुखारी पे, वहाँ जुमे की नमाज होती है दोपहर 3 बजे। तो करने को कोई काम तो था नहीं, कोविड था, सब कुछ बंद था। तो मैं लेट उठा और मैं नमाज पढ़ने वहाँ चला गया। तो वहाँ के इमाम साहब से मेरी अच्छी दोस्ती है, तो नमाज के बाद उनसे सलाम दुआ हुई। तो उन्होंने कहा कि बेरी साहब ये तो मुसलमानों के मुल्क में मस्जिदें भी बंद हो रही हैं। तो मैंने उनको कहा कि इमाम साहब एक काम करते हैं, हम आपको बाहर डिसइंफेक्शन टनल लगा देते हैं, आप मस्जिद बंद नहीं करो। तो उन्होंने कहा कि कितने का है? मैंने कहा जी ₹1,00,000 का। कहते इतने पैसे हम लोगों के पास कहाँ होंगे। हमने फिर उनके लिए एक छोटा यूनिट डिजाइन करवाया 4x3 का, और हमने उनको प्राइस दी 35,000। उस मस्जिद में हमने वो लगा दिया। तो उनके रेफरेंस से कराची में 47 मसाजिद में अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो टनल लगाए छोटे वाले। वो जो टनल्स में लगाता जा रहा था हर जगह, तो मैं उसको सोशल मीडिया पे शेयर भी करता था कि आज हम यहाँ लगा रहे हैं, आज हम यहाँ लगा रहे हैं। तो एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं यूसुफ जान साहब, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और मेरे बाद मुझे कॉल किया कि यार मतलब हम जो है वो हम सोच रहे होते हैं कि इस क्राइसिस में कैसे गुजरें, और तू हर क्राइसिस में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ के शुरू हो जाता है काम करना। मैंने कहा ऑब्वियसली यार काम तो करना है ना। तो उन्होंने मुझे कहा कि तारिक रोड पे मेरा एक ऑफिस है, वो जाके देखो और देखो अगर कुछ कर सकते हो वहाँ पर। तो मैंने उनको कहा यूसुफ पे पैसे नहीं है मेरे पास। कहते छोड़ पैसे, तू जाके देख क्या हो जाएगा। यूसुफ जान साहब जो है वो पाशा के पहले चेयरमैन भी रह चुके हैं, सबसे पहले चेयरमैन थे पाशा के। अच्छा, नाम सुनने लग गया था मुझे। ओके। तो
जेम ऑफ द पर्सन, और उनका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे। उन्होंने उस जमाने में मेरे हाथ थामा जिस वक्त कोई भी मेरे साथ नहीं था। तो तारिक रोड पे जब मैंने उनका ऑफिस देखा, बहुत ही खूबसूरत 5,500 स्क्वायर फीट का ऑफिस था। मैंने उनको कहा कि यूसुफ भाई मैं यहाँ पे कोवर्किंग स्पेस खोल लेता हूँ। यूसुफ भाई ने कहा यार चला लोगे? मैंने कहा मैं एफर्ट करूंगा, चलाना तो अल्लाह की मर्जी कि चलता है कि नहीं। तो कोविड भी चल रहा था, तो मैंने कहा यार एक काम करें कि आप अगले 3 महीने का जो भी लॉस होगा ना वो आप बेयर कर लो, उसके अगले 3 महीने का जो भी लॉस होगा वो हम 50-50 कर लेंगे, और उसके 3 महीने का जो भी हुआ वो मेरा मसला, मैं किसी भी तरीके से मैनेज कर लूंगा उसको। उन्होंने उसी कॉल पे एग्री कर लिया मुझसे, और हमने फिर दूसरे ही दिन वहाँ पर एक्टिविटी शुरू कर दी। थ्राइविंग स्पेस के नाम से वेबसाइट, फेसबुक और तमाम चीज़ एक्टिव की, लॉन्च किया उसको 1 जून को। 1 जून को हमने 2020 में लॉन्च किया, और 4 जून को सिंध गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन भेजा, इशू किया कि जी कराची में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, और तारिक रोड सरे फहरिस्त सबसे पहले नंबर पे तारिक रोड था। तारिक रोड को उन्होंने सील्ड कर दिया बिल्कुल। मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आशा हो गई। हाँ वही ना, मुझ पे इतनी मैंने मुश्किलात देख ली हैं कि मुझे फील ही नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं होती। खैर हो जाएगा कुछ ना कुछ। मेरी बेटी दुआ जो है वो अक्सर कहती थी, जब आखिरी दफा उसको स्कूल से निकाला गया था तो उसने कहा था कि कोई बात नहीं बाबा, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 जून को जब ये नोटिफिकेशन आया तो मैंने तो कहते ना कि ओखली में सर तो दे दिया था, तो मौसलों से क्या डर। तो मैं शुरुआत कर दी मैंने, और मैं रोज़ पहुंच जाता था गलियों से होते हुए, जाके वीडियोस बनाना, तस्वीरें अपलोड करना। तो आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह लोग भी आने शुरू हो गए। तो चौथे महीने में हम ब्रेक इवन पे थे, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रॉफिट में आ गए। थ्राइविंग स्पेस एक अच्छे कोवर्किंग स्पेस में अब उसका नाम है माशाल्लाह। ये तारिक रोड पे कहाँ है प्रिसाइसली? ये तारिक रोड, तारिक सेंटर, फॉलमैन सेंटर के साथ ऑपोजिट। अच्छा, साथ मदीना मस्जिद के साथ। तो सितंबर 2020 में अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छी पोजीशन में आ गए थे, लेकिन साथ में मुझे फीलिंग आई कि यार ये काम ऐसा है कि जिसमें सिर्फ बैठे बैठे ही काम हो रहा है, टीम एक बन गई हुई है, तो ये तो ज़ाया हो जाएगा और मैं भी सुस्त पड़ जाऊंगा, तो कोई और काम भी शुरू करते हैं। तो दूसरा काम सोचना शुरू किया, तो प्रॉपर्टी के काम पे आके मैं अटक गया कि यार नहीं, मैं प्रॉपर्टी का काम शुरू करता हूँ। अब प्रॉपर्टी का काम कहाँ शुरू करें? तो दूसरा दिन था, अभी हम ये सोच ही रहे थे, तो मेरे एक दोस्त हैं औरंगजेब, उन्होंने मुझे कॉल की कि आबिद भाई आप अगर ऑफिस पे हो तो मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। मैंने कहा जो मुझसे कोई भी मिलने के लिए कॉल करता है ना, तो मैं उसको ये नहीं कहता कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, या कल आएंगे, कल आ जाना, या परसों। मैं कहता हूँ ठीक है आ जाओ, फ्री हूँ। वो आया तो उसने मुझे कहा कि हमने बहरिया टाउन में सेटअप शुरू किया है प्रॉपर्टी का, और हमारे साथ सारे जो है वो बैंकर्स हैं, तो हमें एक मार्केटिंग का बंदा चाहिए, आप हमें ज्वाइन कर लो। मैंने तो उसको अल्लाह की मदद समझा। मैंने कहा गुड यार, मैं वैसे ही ये सोच रहा था कि मैं कोई काम प्रॉपर्टी का शुरू करूं। तो हमने फिर बहरिया टाउन कराची में प्रॉपर्टी का काम शुरू किया सितंबर 2020 में। मार्च 2021 में मैंने फिर अपनी कंपनी बना ली इमलाक मार्केटिंग के नाम से, और अक्टूबर 2021 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ड्रीम कार, जो कि 2016 से मैंने सोची हुई थी कि मैं ये ज़रूर लूँगा इंशाल्लाह किसी दिन, तो वो ली। और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी लाइफ स्टाइल दोबारा हो गया। 2022 में फरवरी में हमें एक कंपनी है सेल्सॉफ्ट, उसने अप्रोच किया कि हमें तकरीबन 300-400 लोगों के लिए जो है वो ऑफिस स्पेस चाहिए। तो उनके साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई, बहुत अच्छी डील उनके साथ साइन हुई। फिर उन्हीं के जो है वो इन्वेस्टमेंट से हमने एक सेटअप और शुरू किया शारे फैसल पर, इमारा स्वीट्स FTC के बिल्कुल ऑपोजिट। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सेटअप जो है ये भी फुली ऑक्यूपाइड है। फिर उन्होंने हमसे तारिक सेंटर वाला भी जो है वो कंप्लीट सेटअप ले लिया, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह फुली ऑक्यूपाइड है। इमलाक मार्केटिंग में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कराची, बहरिया टाउन, लाहौर, इस्लामाबाद, दुबई, तुर्की के प्रोजेक्ट्स हैं जो हम सेल कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पुरसुकून तरीके से ज़िंदगी गुजर रही है और शुक्र है। दैट इज़ माई जर्नी। What an amazing journey। इस दौरान पूछना चाहूँगा मिसेस, स्पेशली जब ये जो पिटफॉल्स आ रहे थे, जब आप बैड फेजेस से गुजर रहे थे, तो एज अ वाइफ वो क्या सोच रही थी, क्या उनके रिएक्शंस थे, और बच्चों ने किस तरह इन चीज़ों को हैंडल किया? ये जो प्रेशर्स थे आप तो कर ही रहे थे, इन लोगों ने कैसे साथ दिया? क्या मेरा बहुत साथ दिया,
बहुत अच्छे तरीके से साथ दिया, जब दुबई में थे तब भी, कराची के तमाम मिसहैप्स में भी। लेकिन एक चीज़ होती है ना कि इसमें भी मेरा एक ये फेलियर ही है। मेरी जो शादी थी, लव मैरिज, आफ्टर 20 इयर्स इट्स फिनिश्ड, जस्ट बिकॉज के बंदा जब बाहर स्ट्रगल कर रहा होता है ना, तो वो चाहता है कि घर में कम से कम उसको स्ट्रगल ना करनी पड़े, घर में पीस हो, घर में सुकून हो। तो जब घर में भी सुकून ना हो ना, तो फिर बंदा बहुत तंग आ जाता है। और मैं जब अपने बच्चों को देखता था तो मैं कहता था कि नहीं यार, मैं रुक नहीं सकता, मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो एक वक्त तक उन्होंने ज़रूर मेरा साथ दिया, लेकिन फिर उसके बाद मामलात जो थे वो बहुत बिगड़ गए थे। शायद उनकी बर्दाश्त ख़त्म हो गई थी, या शायद अल्लाह ताला ने हमारा सफ़र ही उतना रखा था। तो वो फिर हम 2018 जनवरी में जो है हमारा ये सफ़र ख़त्म हुआ। नो रिग्रेट, बच्चे भी सेटल्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बच्चों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझ पे हैं, और बड़े अच्छे तरीके से हमारा जो है वो तमाम मामला सेटल्ड हुए। तो एज सच कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई उस वे में भी रिग्रेट नहीं है। हाँ, सपोर्ट बहुत अच्छा किया था, तमाम मामला बड़े अच्छे तरीके से मैनेज हुए थे। लेकिन ये जो लास्ट का जो पीरियड था, इनफैक्ट दुबई से आने के बाद का जो मामला थे ना, वो बहुत अजीब व गरीब थे, जिनको बर्दाश्त करते करते फिर 2020 तक मेरी बस हो गई। अच्छा, ये शुरू में आपने बात की पेरेंट्स से आप अलग हुए, शादी का सोचा वगैरह, और फिर सख्तियाँ भी झेली, जो कि नेचुरल है, एंटरप्रेन्योरशिप में ये सब कॉमन है। तो इसमें मेमन होने का कितना हाथ है? मैं इस चीज़ को थोड़ा सा कुरेदना चाहूँगा, क्योंकि मेरे भी बड़े क्लास फेलोज मेमन हैं, और माशाल्लाह आई हैव सीन देम फ्लरिश, और हमेशा वो कोई ना कोई जुगाड़ निकाल के कुछ ना कुछ कर रहे होते थे। तो क्या ये जीन्स में है आप लोगों की? क्या है? हाँ, कहते हैं कि हमारी मेमन कम्युनिटी जो है ना, उनसे जॉब नहीं होती। मैंने अभी बीच में बात की थी ना कि मैंने 3 दिन की जॉब की थी। वो जॉब मैंने सिर्फ चाय ना पिलाने पर छोड़ दी थी। वो थी प्रोटेक्शन 1 के नाम से एक कंपनी। जब मैं प्रिंटिंग के काम में मैंने जब लॉस किया था, तो बेलीज नेट सिटी, स्काईनेट कम्युनिकेशन से पहले की ये बात है। तो एडीटी सिक्योरिटीज कंपनी के कंपटीशन में ही आए थे प्रोटेक्शन 1 वाले, और वहाँ मुझे जॉब मिली थी 18,000 रुपए की, और बाकी कमीशन था। तो 2 दिन की इंडोर ट्रेनिंग थी, और 3rd डे आउटडोर ट्रेनिंग थी। तीसरे दिन जब आउटडोर ट्रेनिंग करके हम आए, तो सुबह की चाय पी के गए थे, दोपहर को जो है वहीं पे चाय पी थी एरिया में। तो ऑफिस जब मैं वापस पहुंचा, तो मेमन जो है ना, वो चाय के बगैर रहता नहीं है। हम कराची वाले चाय के बगैर नहीं रह सकते। हाँ, तो मैंने जो है वो ऑफिस बॉय से चाय मांग ली। अच्छा। उसने मुझे कहा, सर तीसरी चाय तो हम नहीं दे सकते। मैंने कहा, क्या तीसरी चाय मतलब? कहते हैं आपने 2 चाय पी ली हैं, तो 3rd टी अलाउड नहीं है। मैंने कहा, मजाक कर रहे हो या सीरियस हो? कहते हैं नहीं, मैं मजाक क्यों करूंगा सर आपके साथ। मैंने कहा, अंदर बॉस को कह देना कि बेली जो है वो कल से नहीं आएगा। और मैं वो छोड़ के वापस घर आ गया, और मैंने घर में कहा कि मैं जॉब नहीं कर सकता भाई, चाय नहीं मिलती वहाँ पर तीसरी। क्योंकि मेरे चाय की कीमत क्या थी उस वक्त? कितने का कप था जो आपको रिफ्यूज किया गया? 10-20? मेरे ख्याल में उस वक्त नहीं 10-20 कहाँ सर, उस वक्त 5-6 रुपए। मैं 1999 की बात कर रहा हूँ, या शायद 2000 की बात। सेठ भी मेमन तो नहीं था? नहीं, वो कोको कोला कंपनी का मालिक था। शायद मैं कोक मांग लेता तो मार निकला, if I may use the word। नहीं, मैं शायद कोक मांग लेता तो मिल जाती। शायद कोक को प्रमोट करना चाह रहा होगा वो। हाँ, तो वो जो हमारे जो मैनेजर थे ना, जो टीम लीडर थे, नोमान साहब, वो आज भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं लिंक्डइन पे। वो अक्सर मुझे छेड़ते हैं कि यार एक चाय के लिए तू मेरी जॉब छोड़ के चला गया था। वाह, क्या तो खैर, वो मेमन्स की आपने बात की, तो हमारी बिल्कुल जीन में शायद है ये। मुझसे और मेरे जो भी, मैं जिन लोगों को जानता हूँ मेमन कम्युनिटी में, हम लोगों से जॉब नहीं होती। हम लोग कारोबार के ही जो है वो सिनेरियो में चलते रहते हैं। दूसरी एक और चीज मैंने शायद बताई नहीं, भूल गया, या शायद बताई थी कि शादी के दूसरे दिन ही मैंने अपने वालिदैन के साथ ताल्लुक दोबारा बहाल जरूर कर लिया था। तो क्योंकि मैं बचपन से ही जो है ना एक इस्लामी माहौल में बहुत रहा हूँ। मैंने हरी पगड़ी भी पहनी है, मैंने सफ़ेद पगड़ी भी पहनी है, मैंने नाते भी पढ़ी हैं, मैंने ज़हनी आजमाइश के प्रोग्राम्स में विन्स भी की हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं बुक्स भी बहुत पढ़ता था इस्लामी।
तो मुझे ये तो पता था कि मैंने शायद नाफरमानी की है अपने पेरेंट्स की, तो मुझे माफ़ी तो मांगनी है। और दूसरे एंड पे मैं सोचता था कि मैंने किसी से कमिटमेंट की है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तो मुझे ये कमिटमेंट भी पूरा करना है। कोई गलत बात भी नहीं थी खुदा ना खास्ता। हाँ, मैंने ऑप्शन भी दिया था, मैंने कहा जी मुसलमान लड़की है, कोई दूसरे मजहब की भी नहीं है, और आप लोग एक दफ़ा मिल लो। लेकिन वो बड़े मामला बहुत अजीब व गरीब थे, वो मैनेज नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने खैर ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन से ही बहाल कर लिया था, मेरा आना जाना हमेशा रहा। लेकिन मेरी फैमिली को उन्होंने एक्सेप्ट किया 14 साल के बाद। आफ्टर 14 years दे एक्सेप्टेड मी। इतने सख्त थे पेरेंट्स। हाँ, अच्छा, ये अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मैंने हरी पगड़ी भी पहनी और वाइट भी पहनी, तो फ्रैंकली मुझे ये डिफरेंस नहीं पता। मैं अगर आप कंफर्टेबल हैं तो क्या है, थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे कि व्हाट इज द वाइट एंड व्हाट डज द ग्रीन वन? दावत इस्लामी वाले जो है वो हरी पगड़ी पहनते हैं और देवबंद वाले जो है वो सफेद पगड़ी पहनते हैं। मैं जो है वो किसी भी फिरके में मुझे कंफर्टेबल मैं फील नहीं करता। मैं हर फिरके में गया और मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ये बड़ी माइनर सीन में चीज़ें हैं जो इख्तिलाफ करती हैं, और उसकी बेस पे इतनी जो ये लोग झगड़े करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, मस्जिदों पे काबिज हो जाते हैं। तो मुझे इस लेवल पे नहीं जाना है। मैं उनकी तमाम अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करता था, उनके तमाम अच्छे लोगों से मेरी दोस्तियाँ आज भी हैं। तो हरी पगड़ी और सफ़ेद पगड़ी का ये फ़र्क है। हाँ, क्योंकि मेरे जो क्लास फेलोज बचपन के जिन मेमून दोस्तों के साथ मैं उठा बैठा कराची में, अब तो 20 साल से मैं इस्लामाबाद में हूँ, तो ये तो मैंने इनको मोमिन देखा, अच्छे मुसलमान देखा, बिजनेस जम के करना है उन्होंने, लेकिन नमाज पढ़ते हुए देखा। और फिरके में मुझे नहीं नजर आए ये लोग, फिरका वारियत में नहीं। अच्छा, अब हो गया ये मसला। हाँ, ये तो हमारा अलमिया है ना सर, तो ये तो बहैसियत उम्मत हमारा मसला हो चुका हुआ है कि हम जो है वो सिर्फ 5 जो रुकन है हमारे, कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, उस पर स्टिक हो गए हैं। लेकिन जो जिहाद है उसको हमने साइडलाइन कर दिया, उस पर हम डिस्कस भी नहीं करना चाहते। तो उसी वजह से हम जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो शायद बहुत ही बुरे हालात में है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल भी था ना कि मुसलमान जो है वो गिनती में बहुत होंगे लेकिन बहुत बुरे हालात में होंगे। नजर आ रहा है हमारे सामने, चारों तरफ नजर आ रहा है। इट्स अ वंडरफुल जर्नी और मुझे तो बहुत मजा आया। मुझे जाहिर है ये सब नहीं पता था, थोड़ा बहुत आपके बारे में मैंने देखा, जानने की कोशिश की, अदर देन दिस इंटरव्यू, प्रायर टू नोइंग यू। आई एम श्योर साजिद भाई के आप चूंकि ग्रुप में हैं तो साजिद भाई सोच समझ के लोगों को रखते हैं। और लेटली बाय द वे, आई होप वो सुन ना रहे हो, मैं भागा हुआ उस ग्रुप से, क्योंकि उसमें आपने देखा वहाँ भी PTI और PMLN बहुत हो रही है, तो विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बट एक जो चीज़ मुझे पसंद आ रही आपकी बातों में, और क्योंकि मैं खुद अभी लेटली 2019 में मेरी आखिरी नौकरी ख़त्म हुई, मैंने सारी उम्र टाई पहन के बाबू बन के नौकरियाँ की, मेरे ख़ानदान में बिजनेस कोई करता नहीं था। और मेरी वाइफ बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हैं, कराची वाली हैं, पेरेंट्स अलीगढ़ के थे। हमने सोचा अमंग्स अदर थिंग्स जो उन्होंने ट्राई की, तो MBA मैं करके आया था बाहर से, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ के, लेकिन वो BCom करके मुझसे बेहतर MBA करती हैं, करना जानती हैं। तो डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने के बाद हम इस उस पे नुक्ते पहुँचे कि यार क्यों ना बिरयानी बेची जाए, बिकॉज अभी अगेन रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मेरे दोस्त हैं, बुरा बनाएंगे। ऑन द लाइटर साइड, इस्लामाबाद में किसी को बिरयानी बनानी नहीं आती, ये हमारे पास निश है। पुलाव बना लेते, कबाब साथ रख लेते, बुरा नहीं मानते, उनको नहीं आती बनाने, वो मान चुके पीरियड तो वो निश है हमारी। और उस पे और अदर थिंग्स, फूड पांडा के साथ मिलेटली हम काम कर रहे हैं। तो 56 साल की उम्र में मैं एंटरप्रेन्योरशिप का सीख पाया हूँ अभी, and we are learning that trick of the trade. Sabine's Cuisine के नाम से we are doing this business। और जो आपने बात की डेटाबेस, मैं भी डेटा पे ही खेलता हूँ कि जो डेटा कहीं से भी जमा किया है किसी भी फॉरम से 10-20 लगा के 30 साल, उसी डेटा को यूज करते हुए, और आपको पता है मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि डेटा जिसके पास है उसके पास सब कुछ है। बिल्कुल, यू कैन पिच इन व्हाटएवर बिजनेस। एक आपका ट्रस्ट, एक मैंने यहाँ एक बिजनेसमैन से सीखा था कि शेख साहब, बिजनेस की जो करेंसी है वो पैसा नहीं है, वो ट्रस्ट है। और ये जुमला मुझे बहुत अच्छा लगा, यानी बहुत बड़े बिजनेसमैन है वो। और उस वक्त मैं सोच रहा था कुछ करने का, बिजनेस के बी को समझने का। That's how we got into this and now we are sort of marketing our product। बाकी मेरा ये कि मैं स्पीकर, मैं मतलब
मोटिवेशनल सेशंस करता हूँ और डिफरेंट चीज़ों में हाथ ट्राई कर रहा हूँ। जैसा आपने कहा, और जो टिपिकल है मेमनों का कि वो नौकरी नहीं करते, वो बिजनेस करते हैं। और आई थिंक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि तिजारत करो, उसमें मुनाफा है। जी बिल्कुल। हम जैसे लोग टाइयाँ पहन के, डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, बाबू बन के सारी उम्रें गुजार देते हैं, कुछ कमा लेते हैं, कुछ मेरे जैसे उड़ा देते हैं और एंड में बचता कुछ नहीं है। और इस उम्र में आके अब जाहिर है सर्वाइवल है, कोविड आ गया, बच्चे हैं, तालीम है, किराए वगैरह, पैसा तो चाहिए, पैसा आपकी मजबूरी है। लेकिन बस लोग जनरली मैंने देखा है पैसे को उन्होंने खुदा बना लिया है, तो वो बस पागल हुए फिर रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं उसके पीछे। लेकिन खुशी इस बात की हुई कि आपने मतलब इतना अपनी ज़िंदगी को और अपनी लाइफ स्टोरी को खोल के हमारे सामने रख दिया, और उसमें जो सच्चाई का अंसर है, आई थिंक इसीलिए अल्लाह ने आपकी बात सुनी, मैं समझता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। जो आपने कहा कि शब मेराज थी या शब बारात थी और सारे बच्चों को भी ब्लैकमेल किया, वाइफ को भी किया और खुद भी हुए और अल्लाह से मांगा। बॉटम लाइन यही है कि अगर हम अल्लाह से मांगने वाले बन जाए, उसकी रज़ा में हमारी रज़ा शामिल हो जाए, जो कि बड़ा मुश्किल है, स्पेशली व्हेन यू डोंट हैव नो मनी इन योर पॉकेट। तो ये बातें बड़ी अजीब सी लगती है ना, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरे भी सफर में मैंने यही देखा है कि आप जितना भी जमा कर ले, वो हविस तो खत्म नहीं होगी, लेकिन अगर ग्रैटिट्यूड आ जाए, सब्र और शुक्र समझ में आ जाए, आई थिंक कभी दे के आजमा रहा होता है, कभी वो ले के आजमा रहा होता है। जी। और मैं यहाँ पे एक बात कहूंगा कि जॉब जो है ना वो आपको लिविंग देती है, लेकिन जो कारोबार है ना वो आपको लाइफ देता है। वाह, ब्यूटीफुल। इससे पहले कि मैं आपसे पूछता कि आपका क्लोजिंग मैसेज क्या है, तो आई थिंक हम इसी पे क्लोज करेंगे कि फिर से कहिए, जॉब आपको, जो जॉब है ना वो आपको लिविंग देती है, लेकिन जो कारोबार है ना, बिजनेस, वो आपको लाइफ देता है। ब्यूटीफुली सेड, वंडरफुल। मेरे ख्याल से अब आप भी थक गए होंगे, ऑफिस में बैठे हैं, आपको हम घर जाने दें। मैं तो फारिग आदमी हूँ, सारी रात गप लगा सकता हूँ आपसे, फिर लगाऊंगा। बट थैंक यू सो वेरी मच आबिद फॉर टेकिंग आउट द टाइम। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। गॉड ब्लेस यू।